Today we will be studying the index and measure of economic development. So in last classes we studied about the different types of economic development or the terms related to development, that is growth, development, and then we studied two types of development, that is economic development and monetary development. तो हमने ये समझा कि डेवलपमेंट हम किसे कहते हैं, और डेवलपमेंट जो वर्ड है इसके कई मीनिंग लोग अलग अलग समझते हैं। जैसा आपने देखा, कुछ स्कॉलर्स जो हैं, प्रोफेसर्स ने जो डेफिनेशन दिए हैं, तो उनसे साफ समझ में आता है कि डेवलपमेंट वर्ड का अलग अलग जगहों पर लोग अलग अलग मतलब निकालते हैं। और स्पेशली अगर हम दुनिया के लेवल की बात करें, दुनिया के स्तर पर अगर बात की जाए, तो डेवलपिंग कंट्रीज़ में डेवलपमेंट का कुछ और मतलब होता है, डेवलप्ड कंट्रीज़ में डेवलपमेंट का कुछ और मतलब होता है, जैसा कि आप कुछ डेफिनेशंस में देख चुके हैं। तो डेवलपमेंट वर्ड का हर ग्रुप, हर पर्सन, हर इंडिविजुअल के लिए अलग मतलब होता है। अब जैसे कि एक गांव में रहने वाला आदमी है जिसके यहाँ अच्छी सड़क नहीं है या सड़क ही नहीं है, तो उसके लिए अगर एक साधारण सड़क भी बन जाए तो वो भी उसके लिए एक बड़ी बात है। तो उसके लिए वो एक अच्छा डेवलपमेंट। जहाँ पर सड़क नहीं है वहाँ कैसी ही सड़क बन जाए, बहुत अच्छी नहीं हो लेकिन सड़क बन जाए कम से कम, यही उसके लिए डेवलपमेंट है। लेकिन एक शहर में यही बात हो तो शहर में जो है सड़क का बनना डेवलपमेंट नहीं कहा जाएगा। शहर में होगा कि हाँ बहुत ही बढ़िया रोड हो, जैसे कि आप पटना में देखते हैं कि अटल पथ, मरीन ड्राइव, इस तरह की रोड जो है, या इधर आके डाक बंगला साइड की इस तरह की सड़कें हैं, उस तरह की रोड हो तब उसको माना जाएगा कि हाँ डेवलपमेंट हो रहा है। तो कहने का मतलब है कि जगह जगह पर डेवलपमेंट का मतलब बदल जाता है। तो अब आखिर बात आती है कि डेवलपमेंट को मेजर कैसे किया जाए, कितना डेवलपमेंट हुआ है, डेवलपमेंट किस रेट से हुआ है, या इकोनॉमी को मेजर करना हो कि हाँ उनकी इकोनॉमी कितनी बड़ी है, हमारी इकोनॉमी कितनी बड़ी है, कंपेयर कैसे करेंगे दो इकोनॉमी को। तो इसके लिए हम कुछ टर्म्स का इस्तेमाल करते हैं, कुछ इकोनॉमिक कंसेप्ट्स का यूज़ करते हैं, जिससे कि हम समझ पाएँ कि कितना डेवलपमेंट हुआ है और इकोनॉमी का साइज़ क्या है, रेट ऑफ डेवलपमेंट क्या है। जैसे देखिए, दो अलग अलग बच्चे हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ते हैं, मान लीजिए आप भी पढ़ते होंगे। तो अब उसमें कुछ लोगों को हो सकता है कॉलेज समय जब पढ़ते हो तो पॉकेट मनी मिलती हो 5000 रुपीज़, और कुछ ऐसे भी लोग होंगे जिनको मिलता होगा 20,000 रुपीज़। हो सकता है जिसको 5000 पॉकेट मिलता हो, पॉकेट मनी, वो उसमें बहुत सेटिस्फाइड रहता हो, और जिसको 20,000 मिलता हो वो उसमें भी सेटिस्फाइड नहीं होता रहता है, उसको उसमें भी कंप्लेंट होता होगा कि अरे बहुत कम है, पॉकेट मनी नहीं देते हैं मेरे पेरेंट्स। और जिसको 5000 मिलता हो सकता है वो सेटिस्फाइड हो कि अच्छा खासा है, मुझे मेरा काम हो जाता है जितना भी ज़रूरत हो। तो ये चीज़ें रिलेटिव होती है ना, कि डिपेंड करता है कि हम किसके कॉन्टेक्स्ट में बात करें। मैं आपको एक छोटा सा वाक्य शायद पहले सुना चुका हूँ कि
एक ऑफिसर, मतलब हम ही लोग की तरह कोई आदमी है जो पढ़ लिख के गरीब परिवार से था, मतलब साधारण परिवार से था, गरीब परिवार नहीं, साधारण परिवार, साधारण क्या, ठीक ठाक परिवार से था। और उसने अच्छी पढ़ लिख के अपना अच्छा नौकरी किया, पीएसयू में नौकरी कर रहा था। आप समझ सकते हैं, पीएसयू में 7-8 लाख का जो पैकेज होता था आज से 10-15 साल पहले, तो अच्छे पीएसयू में जॉब कर रहा था। और शादी हुई एक मंत्री के बेटी से। तो एक दिन उसकी वाइफ ने कहा कि जाओ मेरे लिए, आओगे तो चॉकलेट लेते आना। तो ये बेचारा जब आया, कहाँ कहीं गया था, जब आ रहा था तो उसने डेयरी मिल्क का चॉकलेट ले लिया। हाँ, रियल घटना है, मैं बता रहा हूँ। आई एम टेलिंग यू अ रियल स्टोरी। और मैं बहुत क्लोजली जानता हूँ, पटना के ही बड़े अच्छे नामी लोग हैं। तो वो जो पर्सन है, जो ही इज़ एट अ वेरी हाई पोस्ट, बट हाँ, पीएसयू में ही हैड, मतलब ही वाज फ्रॉम ए नॉर्मल गुड फैमिली ऑफ पटना, एंड अच्छा पढ़ लिख के अपना जो है पीएसयू में जॉब कर रहा था, इंजीनियरिंग करके, अच्छा पैकेज था। ही गॉट मैरिड टू सम मिनिस्टर्स डॉटर। पुअर फैमिली से नहीं था, ठीक फैमिली से था, मतलब हम लोग का जिस तरह का है कि मतलब इट वाज अ गुड फैमिली। हाँ हाँ, अच्छे, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा पैसे वाले थे, लेकिन ठीक थे, अच्छे थे, मिडिल क्लास जो हम कहते हैं। तो लेकिन लड़का चूंकि अच्छा पढ़ लिख के अच्छी जॉब में था, अच्छा ये था, परिवार का ठीक ठाक अच्छा नाम था परिवार का। तो मंत्री के बेटी से शादी हुई। तो नई नई शादी थी, 1-2 साल हुआ था। और उनके दोस्त आए हुए थे उनके घर पर, मतलब हाँ, हुआ ये कि वो जा रहे थे घर से बाहर कहीं, तो वाइफ ने कहा कि मेरे लिए चॉकलेट लेते आइएगा। तो जब वो लौट रहे थे संयोग से, तो मेरे एक रिलेटिव थे जो कि उनके साथ थे, उन्होंने ही ये बताया घटना। तो वो दोनों आए, तो उनने ला के अपना कैडबरी का कोई भी चॉकलेट जो मिलता था ले लिया। ये आज की घटना नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ, आज से ये 15 साल से ज़्यादा हो गया, 20 साल से घटना को, तब की घटना है। तो वो तो लेके चॉकलेट आए, उन्हें बैठे, बोले कि देखिए मेरे दोस्त हैं, ये भी आए, मिल गए रास्ते में, तो देखने चले आए हम लोग कहाँ रह रहे हैं। तो उसने दिया कि ये लो चॉकलेट। तो उनकी वाइफ ने गुस्से में बहुत उसको सुना दिया, हस्बैंड को, सामने ही मेरे रिलेटिव के, कि क्या आप भिखारी के खानदान से हो, कभी चॉकलेट नहीं खाए हो, क्या लेके आए हो, ये चॉकलेट होता है सब, ठीक है। तो ही फेल्ट, मतलब उनका तो जो हुआ फीलिंग मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन माई रिलेटिव फेल्ट वेरी इंसल्टेड कि भाई बताओ, हम आए हुए हैं बाहर से, मेरा फ्रेंड है, और फ्रेंड मेरे सामने हस्बैंड की ऐसे बेइज्जती कर रही हूँ। हाँ, मतलब एक फ्रेंड थे जो कि मेरे रिलेटिव हैं, तो वो उनसे मिलने गए हुए थे। तो संयोग से उनके सामने वो आए, तो चॉकलेट उन्होंने दिया, और सामने उन्होंने डांट दिया कस के कि क्या कभी चॉकलेट नहीं खाया हो ज़िंदगी में, क्या लेके आया हो डेयरी मिल्क उठा के। तो माई रिलेटिव ही फेल्ट वेरी इंसल्टेड एंड वेरी बैड कि भाई बताओ, हम मिलने आए हैं पहली बार और मेरे सामने जो है एक तरह से इंसल्ट कर रही है हस्बैंड का। तो अब देखिए, मैं यहाँ पर आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि वो आदमी तो भाई चॉकलेट ही लेके आए थे, क्योंकि साधारण परिवार से थे। तो जैसा अपने जीवन में देखे थे कि हाँ भाई, चॉकलेट का मतलब हम लोग के लिए डेयरी मिल्क वगैरह ही होता है, तो डेयरी मिल्क का चॉकलेट जो है ठीक ठाक ले लिए थे। बट द हिज वाइफ, शी वाज फ्रॉम ए वेरी रिच फैमिली,
देखिए यही, देखिए अब उस पर हम नहीं जाते हैं कि कैसे कर ली क्या, दैट इज हम यहाँ पर आपको एक कहानी नहीं डिस्कस कर रहे हैं, मतलब आई एम ट्राइंग टू टेलिंग यू इकोनॉमिक्स। तो शी वॉज फ्रॉम ए रिच बैकग्राउंड एंड फॉर हर चॉकलेट मेंट सम फॉरेन ब्रांड चॉकलेट्स, है ना, जैसे एक फेरेरो रोशर का आता है, या और कई स्विस चॉकलेट के, स्विट्जरलैंड के ब्रांड्स हैं चॉकलेट। हाँ, तो शी फॉर हर chocolate was meaning those expensive chocolates, not these dairy milk chocolates. तो देखिए दोनों बोथ वर राइट, ऐसा नहीं कि देखिए किसी की गलती यहां नहीं हम कह सकते हैं। द वाइफ, बिकॉज फॉर हर द चॉकलेट मेंट सम गुड चॉकलेट्स, बिकॉज शी वॉज फ्रॉम अ रिच बैकग्राउंड, ऑलवेज शी हैड इटन गुड क्वालिटी चॉकलेट्स, तो उसको तो चॉकलेट वही ना लगेगा। On the other side, the husband, he was from a middle class, तो उनके लिए तो चॉकलेट इट वाज डेयरी मिल्क, कैडबरी डेयरी मिल्क जो आता है। तो मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ इस इंसिडेंट से कि चॉकलेट वर्ड के देखिए एक ही फैमिली में हस्बैंड वाइफ है, उनके लिए अलग अलग मतलब है। हस्बैंड को चॉकलेट का मतलब लगता है डेयरी कैडबरी, और वाइफ को चॉकलेट का मतलब लगता है कि भाई सम अदर कंपनीज। तो मैं यही आपको यहाँ पर सिर्फ ये समझाना चाह रहा हूँ एक स्टोरी के माध्यम से कि एनीथिंग, कोई भी चीज़ जो है अलग अलग लोगों के लिए उसका अलग अलग मतलब होता है, हर जगह आप फील किए होंगे। तो ये डिपेंड करता है उसके बैकग्राउंड पे, उसके सिचुएशन पे, ठीक है। तो उसी तरह जो हम वर्ड डेवलपमेंट कह रहे हैं, तो डेवलपमेंट वर्ड का मतलब जो है एक गरीब देश के लिए कुछ और हो जाएगा, एक डेवलपिंग कंट्री के लिए कुछ और हो जाएगा, और एक डेवलप्ड कंट्री के लिए कुछ और हो जाएगा। एक गरीब देश होगा तो वहां किसी जगह शहर में सड़क बन जाए, यही उसके लिए बड़ा डेवलपमेंट हो जाएगा कि अरे सड़क बन गई। लेकिन एक डेवलपिंग कंट्री में वो सड़क बनना डेवलपमेंट नहीं कहेंगे, वो तो कहेंगे मेंटेनेंस है, सड़क तो यहाँ है ही पहले से, वो टूट रहा है बन रहा है, टूट रहा है बन रहा है, डेवलपमेंट क्या है इसमें। डेवलपमेंट का मतलब है कि हाँ आप जो है 4 लेन बना दिए, एक्सप्रेसवे बना दिए, उस तरह की सड़कें बना दिए, जैसे अटल पथ है पटना में, उसको डेवलपमेंट कह सकते हैं। म्यूजियम है पटना का, उसको डेवलपमेंट कह सकते हैं। मैरीन ड्राइव है, उसको डेवलपमेंट कह सकते हैं। अब कहीं पर अच्छी सड़क, जैसे बेउर में अच्छी सड़क बन गई, तो उसको थोड़े डेवलपमेंट कहेंगे, वो तो आपका नॉर्मल पार्ट है वहाँ का। पटना शहर में तो राजधानी है, तो वो तो सड़क एक्सपेक्टेड है कि ऐसा सड़क होना ही चाहिए, क्योंकि इट इज अ कैपिटल। और कहीं और हम चले जाएं, बैंगलोर वगैरह में चले जाएं, तो वो तो उसके लिए, और वो तो सड़क उनके लिए नॉर्मल है, लोग तो उसको कहे कि तो सड़क ही होता है, तो भाई इसमें क्या है, तो सड़क बन रहा है बन रहा है, टूट रहा है बन रहा है। वहां तो और चौड़ी चौड़ी अच्छी सड़कें होती हैं। सो कहने का मतलब है कि किसी भी टर्म का, खासकर डेवलपमेंट वर्ड का, अलग अलग जगहों पर अलग मतलब होता है। तो हम कंपेयर कैसे करेंगे भाई। अगर मान लीजिए कि एक सड़क बनी 20 फीट की या 40 फीट की सड़क बनी, वो बनी आपके मान लीजिए एक चंपारण डिस्ट्रिक्ट में बनी, एक पटना में बनी और एक दिल्ली में बनी, तो उसको हम अगर कंपेयर करना चाहें तो कैसे कंपेयर करेंगे कि चंपारण में डेवलपमेंट कितना हुआ, पटना में डेवलपमेंट कितना हुआ और दिल्ली में डेवलपमेंट कितना हुआ उस सड़क के बनने से। तो कंपैरिजन करने के लिए हमें कुछ चाहिए, एक स्टैंडर्ड चाहिए। तो इसके लिए हम जैसे इकोनॉमी की हम बात करते हैं, उसी तरह इकोनॉमी जब हम बात कर रहे हैं, तो इकोनॉमी को कैसे मेजर करें कि जैसे अगर इकोनॉमी में हम किसी कंट्री की बात, अगर स्टेट की भी ले सकते हैं, जैसे बिहार है, महाराष्ट्र है, केरला है,
कोई भी स्टेट या कंट्रीज ले सकते हैं कि इंडिया है, चाइना है, रशिया है, अमेरिका है, 3-4 देश हैं। तो इनका इकोनॉमी को हम कंपेयर कैसे करेंगे, किसकी इकोनॉमी किस बेहतर है, किसके मतलब कैसे आखिर हम कंपेयर करें। तो उसके लिए हम कुछ कंसेप्ट्स का यूज करते हैं, जिसमें सबसे पहले है नेशनल इनकम। नेशनल इनकम जैसे कि देखिए आज के डेट में लड़कों को कैसे कंपेयर किया जाता है, मतलब लड़के हम कह रहे हैं तो मतलब जो है जो मतलब अगर शादी के लिए हम देख रहे हैं, मतलब उस एज में हैं, तो जब पास आउट कर जाते हैं कॉलेज से, जॉब में आ जाते हैं, तो उनका कंपैरिजन किससे होता है, सैलरी से। फर्स्ट स्केल इज द सैलरी, जो जितना कमा रहा है उसको उतना बढ़िया माना जाता है कि नहीं। एक जनरल मैं बात कर रहा हूँ। अब 2 इंजीनियर हैं, 4 इंजीनियर हैं, तो देखा जाता है हाँ भाई इसकी सैलरी कितनी है, इसकी सैलरी कितनी है। अगर सेम मान लीजिए अलग अलग कंपनी है, तो कंपनी से भी एक कंपैरिजन होता है, हाँ भाई किस कंपनी में जॉब कर रहा है, होता है कि नहीं। और अगर सेम कंपनी में है तो वहाँ उसका सैलरी से हो जाएगा कि हाँ भाई इसी कंपनी में लेकिन इनकी सैलरी इतनी है। जैसे अभी मैडम जाती हैं तो वहाँ टीचर है और सब लोग टीचर है, तो वहाँ वो लोग कैसे एक दूसरे को कंपेयर करते हैं, बाई सैलरी। जिसकी ज़्यादा सैलरी है तो उसका उतना रिस्पेक्ट होता है कि हाँ भाई इनका इतना सैलरी है। ये होता है गवर्नमेंट में, मैंने देखा है सैलरी से बहुत ज़्यादा कंपैरिजन होता है। अब क्या है कि जैसे हेडमास्टर है, उनकी सैलरी मैडम से 2000 रुपये ज़्यादा है, ओनली 2000 रुपीज़। तो शी इज़ कंसिडर्ड द मोस्ट सीनियर अमंग टीचर्स। तो या कोई भी मान लीजिए कोई बाहर से कोई अधिकारी आ गया, कोई आ गया, तो लोग उसके सैलरी से कंपेयर करते हैं कि हाँ, मैंने देखा है, मतलब गवर्नमेंट में होता है लोग जो है, क्योंकि गवर्नमेंट में और कैसे आप कंपेयर करिए, अगर एक ही डिपार्टमेंट में है तब तो आप कंपेयर कर सकते हैं कि सीनियर है कि जूनियर है, उसमें भी जानते हैं सैलरी होता है। अब जैसे कि नए लोग ज्वाइन करते हैं, उनका सैलरी अलग होता है। जो पुराने लोग हैं लेकिन वो काफ़ी पुराने, उनका प्रमोशन हो के सैलरी काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, भले वो रैंक में काफ़ी जूनियर हो लेकिन सैलरी अच्छा खासा होता है, ठीक है। तो इन द जॉब सैलरी इज द बेसिस फॉर कंपैरिजन। आज ओवरऑल आप हर जगह एक मान सकते हैं कि सैलरी जो है लोगों के कंपैरिजन का, अगर सर्विस में है तो सैलरी एक कंपैरिजन का स्केल होता है कि हाँ भाई उनकी कितनी सैलरी है या किस स्केल में है। तो इनकम जो है जनरली कहीं भी किसी को कंपेयर करने के लिए, जब एक अडल्ट वर्ल्ड में हम आ जाते हैं, अडल्ट जब तक नहीं रहते हैं, जब तक पढ़ते हुए रहते हैं तब तक तो मार्क्स होता है। मैंने बताया था आपको लास्ट क्लास में कि मार्क्स, किसके कितने मार्क्स आते हैं स्कूल में, कॉलेज में, उससे उसका वहाँ रिस्पेक्ट होता है। हम टॉपर हैं तो भाई हमारा रिस्पेक्ट होता था, और कितना हमारा, तो देयर अप टू द कॉलेज लाइफ मार्क्स इज द क्राइटेरिया। In the beginning, when I was a child, I used to feel very irritated with my father. मुझे सुनाते रहते थे, देखो वो है उसका इतना मार्क्स आता है, वो है उसका इतना मार्क्स आता है। तो आई यूज टू फील इरिटेटेड कि अरे भाई मार्क्स से एक क्राइटेरिया थोड़े होता है, आप कितना, आपको नॉलेज है, आपका क्या क्वालिटीज़ है, बहुत सारा चीज़ होता है। तो लोग उठा के आ जाते थे, अरे देखिए उसका एक बोर्ड में इतना मार्क्स आया, उसका बोर्ड में इतना मार्क्स आया। तो हमारे सोसाइटी में जो है एक अप टू द स्टडिंग एज मार्क्स ही एक क्राइटेरिया होता है, जो कि बड़ा अनफॉर्चुनेट है। द स्टूडेंट्स फील इट वेरी बैड, बट दैट इज द ट्रूथ, द हार्ड ट्रूथ, कि अप टू द स्टूडेंट लाइफ योर मार्क्स इज द क्राइटेरिया ऑफ कंपैरिजन। और उसके बाद जब आप वर्किंग लाइफ में आ जाते हैं
तो फिर आपका जो सैलरी होता है, इनकम होता है, वो होता है। तो उसी तरह जब हम किसी इकोनॉमी को कंपेयर करते हैं तो देयर वी कंपेयर यूजिंग इनकम। तो चूंकि हम जनरली स्टडीज करते हैं अमंग डिफरेंट कंट्रीज, तो देश का जो है जब हम करते हैं, देशों का करते हैं जब, नेशंस का, तो व्हेन वी कंपेयर नेशंस तो वी कॉल इट नेशनल इनकम। नेशनल इनकम, तो किसी देश का नेशनल इनकम क्या है, कितना है, उससे हम उसको कंपेयर किया करते थे कि हाँ भाई ये देश का इतना इनकम है, इतना इनकम है। जस्ट लाइक एन इंडिविजुअल, जैसे एक आदमी को हम कंपेयर करते करते हैं, देखिए भाई उनका सैलरी इतना इतना लाख, उनका सैलरी इतना लाख है। तो उसी तरह कंट्रीज को भी हम वैसे ही कंपेयर करते हैं ऑन देयर नेशनल इनकम, कि हाँ उस देश का नेशनल इनकम इतना है, उस देश का नेशनल इनकम इतना है। तो नेशनल इनकम जो है, और ये समझिए कि नेशनल इनकम जो है ये जीडीपी की तरह ही जो है, जीडीपी का आपको आइडिया है, बता चुके हैं। नेशनल इनकम का कभी ज़्यादा डिटेल में चर्चा नहीं हुआ है। इट इज़ सिमिलर टू जीडीपी, ठीक है। पहले जो है इनकम यूज होता था टर्म नेशनल इनकम, उसके बाद जीडीपी टर्म यूज होने लगा, और उसके बाद आजकल मैंने आपको बताया था जीवीए यूज होता है, ग्रॉस वैल्यू एडेड, वैल्यू एडिशन की अब हम बात करते हैं। तो ये समय के साथ इनका चेंज होता गया है, बट इन द बिगिनिंग इट वाज नेशनल इनकम एंड इट वाज मोर और लेस लाइक जीडीपी। जैसे जीडीपी है, आप जानते हैं कि द टोटल सम ऑफ ऑल द गुड्स, वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन एन ईयर इन ए कंट्री, इट इज नोन एज द जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और वही लगभग मोटा मोटी नेशनल इनकम भी है। आप इतना अभी खाली समझ लीजिए, आपको अभी इतना ही जाना है, नहीं तो नेशनल इनकम का अपना एक पूरा स्टडी होता है, उसका अपना एक सब्जेक्ट है। इकोनॉमिक्स जो लोग स्पेस पढ़ते हैं तो उनको नेशनल इनकम एक पेपर ही पढ़ना पड़ता है। तो इट इज़ क्वाइट मतलब पूरा अपने आप में सब्जेक्ट, लेकिन आपको इतना ही समझना है कि इट इज़ लाइक जीडीपी। हाँ हम बता देंगे, अभी समझिए खाली। तो आपको आइडिया हो गया कि इट इज़ जस्ट लाइक जीडीपी, कि मतलब द टोटल वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन ए ईयर, जिसको हम जीडीपी कहते हैं, उसी तरह का नेशनल इनकम है। नेशनल इनकम देखिए आप कह सकते हैं द टोटल इनकम ऑफ द पीपल ऑफ ए कंट्री। देश में कोई भी देश है, मान लीजिए भारत है, तो भारत के जो भी लोग रहने वाले भारत के अंदर हैं, अब इसमें क्या है कि कुछ भारत के लोग जो बाहर रह रहे हैं उनका भी आ जाता है, ठीक है। जीडीपी में जो है वो सिर्फ वो विद इन अ कंट्री, वहाँ बाउंड्री के अंदर जो हो रहा है उतना ही को लिया जाता है, ठीक है। लेकिन नेशनल इनकम में जैसे भारत के लोग जाके अमेरिका में कमा रहे हैं, कहीं कमा रहे हैं, तो उनका भी इनकम इसमें ऐड होता है। हाँ, तो भारत के जो लोग हैं, ठीक है, उनकी टोटल इनकम कितनी है उसी को हम नेशनल इनकम कहते हैं। सबका इनकम जोड़ा जाता है, चाहे वो किसी भी तरह का आदमी, वो आदमी कैसे ही कमा रहा हो, लेकिन उसकी जो भी इनकम है, तो टोटल जितना भी भारत के लोग हैं उनकी जो इनकम को हम ऐड करते हैं तो उसी को नेशनल इनकम कहते हैं। इतना आप रफली बस समझ लीजिए, डेफिनेशन में लिखवा दूंगा अलग से, अभी आप इतना समझिए कि द टोटल इनकम ऑफ ऑल द पीपल ऑफ ए कंट्री इन ए ईयर इज कॉल्ड द नेशनल इनकम। तो अब यहां वर्ड आता है, टॉपिक जो है हमारा इंडेक्स एंड मेजर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट।
तो यहाँ दो वर्ड आ रहे हैं, इंडेक्स और मेजर। ये दो टर्म को समझ लीजिए क्योंकि ये बहुत यूज होगा इकोनॉमी में, और आप कहीं भी पढ़ेंगे तो ये सब वर्ड्स बहुत आए। देखिए सबसे पहले मेजर। मेजर जो वर्ड है, इट इज लाइक मेजरमेंट, साइज। किसी चीज का साइज हम मेजर करते हैं, उसी को मेजर बोलते हैं। मेजरमेंट शॉर्ट का, उसमें मेजर, शॉर्ट में मेजर कर दिया। तो मेजरमेंट, तो मेजरमेंट का मतलब साइज। जैसे हम कपड़े का मेजरमेंट्स देते हैं कि हाँ क्या लंबाई है, कमर क्या है, वेस्ट क्या है, जो भी है मतलब होता है। या किसी प्रोडक्ट का मेजरमेंट्स होता है, लेंथ, ब्रेथ, हाइट, जो भी है। तो मेजरमेंट इज अ साइज, अ मेजरमेंट, द साइज, इट टेल्स द साइज, द मैग्नीट्यूड। तो मेजरमेंट कैसे होता है? किसी चीज का जो भी वैल्यू है, उसका वैल्यू क्या होगा, दैट इज द मेजर। तो मेजर तो आप समझ रहे हैं, मेजर का मतलब हो गया मेजरमेंट, एनीथिंग दैट इज यूज्ड टू मेजर द साइज, टू टेल द साइज। सेकेंड टर्म आ रहा है इंडेक्स। इंडेक्स, इंडेक्स क्या होता है इसको समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको बहुत तरह के इंडेक्स पढ़ना होता है, आता है, करंट से पूछा जाता है। अब क्या है कि कंपेयर कर, देखिए एक तो हमने पहले साइज हमने समझा कि किसी चीज को आपको पता करना है। अब जैसे दो टेबल है, आपने ये सब पढ़ा है साइंस में, दो टेबल रखा हुआ है, तो हम कैसे बोलेंगे कि कौन टेबल बड़ा है, कौन टेबल छोटा है? तो एक तो है कि हम देखने से अंदाजा लगा सकते हैं, लेकिन दूसरा तरीका है, जो सही तरीका है, कि हम उसको मेजर कर लेंगे कि उसका लेंथ किसका ज्यादा है। तो लेंथ कंपेयर करके हम कह सकते हैं कि जिसका लेंथ ज्यादा है वो बड़ा है। तो लेंथ एक मेजर हो गया टू कंपेयर। अब मान लीजिए दोनों का लेंथ बराबर है, फिर तो वहां पर हम देखेंगे कि किसका विड्थ जो है ज्यादा है, ठीक है। या दूसरा चीज है कि हम एरिया निकाल के देख सकते हैं कि किसका एरिया ज्यादा है। तो लेंथ हो गया, विड्थ हो गया, हाइट हो गया, एरिया हो गया, वॉल्यूम हो गया, ये सब क्या है, मेजर्स हैं टू कंपेयर। एरिया से भी हम कंपेयर, अगर हमें कहा जाए दो टेबल है, एक 100 स्क्वायर सेंटीमीटर का है, दूसरा 200 स्क्वायर सेंटीमीटर का है, तो हम कह सकते हैं कि जो 200 स्क्वायर सेंटीमीटर एरिया है उसका वो बड़ा है। हमें वॉल्यूम कहा जाए, दो बोतल है, तो कहा जाए एक बोतल है 2 लीटर का पानी है उसमें, दूसरा है भरा हुआ 5 लीटर पानी है, तो कौन सा ज्यादा बड़ा है? तो हम कह सकते हैं 5 लीटर। तो वहां वॉल्यूम इज अ मेजर, उससे हम कंपेयर कर सकते हैं। लेकिन वहां हम क्या कर रहे हैं कि एब्सोल्यूट वैल्यूज को कंपेयर कर रहे हैं। हमें पता है उसका एब्सोल्यूट वैल्यू, मतलब एक का वॉल्यूम 2 लीटर है, दूसरे का 5 लीटर, तो हम कंपेयर कर सकते हैं। अब ये तो हुआ एब्सोल्यूट वैल्यू से कंपैरिजन। जैसे हमने कहा एक टेबल है 100 स्क्वायर सेंटीमीटर, दूसरा टेबल है 200 स्क्वायर सेंटीमीटर, तो कौन बड़ा है? तो हमने वैल्यूज का देख लिया, एक 100 है, एक 200 है, तो हम कहें कि जो 200 है वो। जो ये नंबर्स में जो एक्सप्रेस किया जाता है उसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू, मतलब बिल्कुल करेक्ट वैल्यू क्या है उसका, एग्जैक्टली नंबर्स में कितना है, उसको कहते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू। ये सब आप जानते होंगे। तो एक तो तरीका हुआ कि एब्सोल्यूट वैल्यू को हम कंपेयर कर सकते हैं किसी चीज का। जैसे इनकम का भी हम बता रहे थे कि किसी की इनकम 1 लाख है, किसी की इनकम 2 लाख, तो हम इनकम उसका फिगर देख लिए कि 1000 और 1 लाख एंड 2 लाख, सो द पर्सन विद 2 लाख हैज मोर सैलरी, ही इज बेटर। तो इस तरह से जब हम नंबर्स का कंपैरिजन करते हैं, एग्जैक्ट वैल्यूज का कंपैरिजन करते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यूज का, तो वो हम कहते हैं, वो हम करते हैं मेजर से, मेजर से कंपेयर करते हैं। जैसे सैलरी, लोगों को कंपेयर करने का मेजर क्या हो गया, सैलरी। और जब उनके एब्सोल्यूट सैलरी से हम कंपेयर करते हैं तो वो एक तरीका हो सकता है कि हाँ भाई कितनी सैलरी है, 1 लाख, कितनी सैलरी है, 2 लाख।
लेकिन हमेशा नंबर से कंपेयर करना आसान नहीं होता है। नंबर से कंपेयर करना आसान नहीं होता है। जैसे मान लीजिए कि आपके पास 100-200 प्लास्टिक कंटेनर्स हैं जिसमें वाटर भरा हुआ है, अलग अलग साइज के हैं, अलग अलग साइज के आपके पास बॉटल्स हैं समझ लीजिए प्लास्टिक के, और उनमें कोई पानी भरा हुआ है, और आपको मान लीजिए 100 बॉटल्स हैं से, और आपको कंपेयर करना है कि सबसे बड़ा कौन है। ठीक है, अच्छा मान लीजिए कि उसमें एक ही शेप के बॉटल हैं, एक ही शेप के बॉटल है। ठीक है, जैसे जिस तरह के हमारे ये आते हैं बॉटल, प्लास्टिक बॉटल डोमेस्टिक घर में यूज़ करने के लिए 1 लीटर के 2 लीटर के बॉटल आते हैं। मान लीजिए उसका शेप जो है एक ही तरह का है, और वहाँ पर मेरे सामने 100 बोतल रखा हुआ है। तो वहाँ पर क्या है, हम देख लेंगे कि सबसे ऊंचा कौन बॉटल है, तो उसी को कह देंगे कि सबसे बड़ा है वो। बिना 100 बोतल का वॉल्यूम नोट किए हुए हम सीधे देख के कह सकते हैं कि जो अगर सेम ही अगर उसका शेप है, डिजाइन सेम है, तो हम देख सकते हैं कि जो सबसे ऊंचा होगा वो सबसे बड़ा होगा। लेकिन अगर अलग अलग साइज का है, अलग अलग डिजाइन का है, कोई 1 लीटर है, कोई 1.25 लीटर है, कोई 1.5 लीटर है, कोई 2 लीटर है, कोई 2.25 लीटर, शेप और साइज भी सबका अलग अलग है, कोई पतला लंबा है, कोई चौड़ा गोल है, अलग अलग डिजाइन का बॉटल, तब हम सबका वॉल्यूम लेते रहें और कंपेयर करें तो बड़ी मुश्किल होगी 100 बॉटल्स को कंपेयर करना। तो हमेशा नंबर्स वैल्यूज को कंपेयर करना आसान नहीं होता है। उसके लिए हम क्या करते हैं कि हम किसी एक वैल्यू को एक स्टैंडर्ड मान लेते हैं, एक वैल्यू को हम स्टैंडर्ड मान लेते हैं, और उसके टर्म्स में बाकी सबको एक्सप्रेस करते हैं, और उसके वैल्यू से कंपेयर करना आसान होता है। ठीक है, उसके वैल्यू से कंपेयर करना आसान हो जाता है। तो इस तरह का क्वांट जब हम कोई यूज करते हैं, किसी के स्टैंडर्ड के टर्म्स में जब हम कंपेयर करते हैं, तो इसको कहा जाता है इंडेक्स। इसको कहा जाता है इंडेक्स। स्टैटिस्टिक्स में, इकोनॉमिक्स में इसे इंडेक्स कहते हैं। इंडेक्स क्या है? इंडेक्स है ए मेथड ऑफ कंपैरिजन यूजिंग वन वैल्यू एज ए स्टैंडर्ड। ठीक है, हैं? तो जैसे कि 4 लोग हैं खड़े, 4-5 लोग हैं, 10 लोग हैं, उनका हमें हाइट कंपैरिजन करना है। तो सबका अलग अलग हाइट हम देखें, उसका नंबर्स देखें, कंपेयर करना हमें थोड़ा मुश्किल लगेगा, मेहनत लगेगा। और हमें किसी एक पर्सन का हाइट को स्टैंडर्ड मान लिया जाए और उसके रेशियो के टर्म्स में एक्सप्रेस कर दिया जाए कि इसका कितना टाइम्स है सबका हाइट, तो हम आसानी से देख के एक नज़र में कह दे सकते हैं कि कौन सबसे ज़्यादा हाइट का है। वहां में उनका न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं दिया जा रहा है, बल्कि किसी स्टैंडर्ड के टर्म्स में कि उसका कितना टाइम्स है, सीधे उसका वैल्यू दिया जा रहा है कि ये दुगना है, ये उसका 1.5 गुना है, ये तिगुना है, ये 4 गुना है। तो हम कह सकते हैं कि इन चारों में जो 4 गुना है वो 4 टाइम्स है, जो सबसे बड़ा है। तो इस तरह से जब किसी एक वैल्यू को स्टैंडर्ड मान के और उसके रेशियो या उसके मल्टीपल्स के टर्म्स में हम कंपेयर करते हैं, बजाय उसके एग्जैक्ट वैल्यू कंपेयर करने के, तो उसको हम इंडेक्स कहते हैं, इंडेक्स ऑफ कंपैरिजन।
आप कहिए कि सर ऐसा करते क्यों हैं, हम एब्सोल्यूट वैल्यूज़ क्यों नहीं करते हैं? इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि इकोनॉमिक्स में, स्टैटिस्टिक्स में नंबर्स बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। इसमें इतना डेटा होता है, बहुत ज़्यादा नंबर्स यूज़ होते हैं, तो नंबर से कंपेयर करना इट इज़ डिफ़िकल्ट, टाइम कंज्यूमिंग। तो उसमें हम क्या यूज़ करते हैं कि एक को स्टैंडर्ड मान लेते हैं और उसके टर्म्स में एक्सप्रेस करते हैं बाकी सबको कि वो उसका कितना टाइम से है। तो वहां पर क्या है, द मैग्नीट्यूड ऑफ नंबर बिकम्स वेरी स्मॉल। तो इसीलिए हम इंडेक्स का यूज कर, ऐसे हम कंपैरिजन को इंडेक्स कहते हैं। जैसे कि अब मान लीजिए 10 कंट्री है और 10 का एक जीडीपी हमको कंपेयर करना है। किसी का 1,86,000 करोड़ 232,000 रुपए ऐसे हो सकता है, किसी का 5 लाख करोड़ 32,064 रुपए ऐसे हो सकता है, किसी का मतलब बहुत अलग अलग फिगर्स हो सकते हैं। अब सबको हम कंपैरिजन करें तो बड़ा हेडेक है। और हम क्या करें कि सबको किसी एक मान लीजिए एक का है 1,32,000 करोड़ रुपया, उसके टर्म्स में एक्सप्रेस करते हैं, तो उसका अपना तो वैल्यू 1 हो गया, उसका अपना वैल्यू को हम 1 मान लें, 100 मान लें, जो भी मान लें आसानी के लिए। तो अब उसके टर्म्स में किसी का हो जा रहा है 1.2, किसी का हो जा रहा है 1.5, किसी का हो जा रहा है 1.6। और आपको तब ऐसे दिया जाए कि ये 10 कंट्री है जिनका जो जीडीपी है, एक का 1 है, एक का 1.2 है, एक का 1.5 है, एक का 1.9 है, एक का 2.1 है। कितना आसान हो जाएगा इसको कब देखना, कंपेयर करना, स्टडी करना। सिर्फ 2 डिजिट्स इन्वॉल्व है, 1, 1.1, 2.1, 1.9, 1.7, बजाय कि 8-8, 9-9 डिजिट सबके वैल्यू में रहे कि 1,86,526 करोड़। तो समझ लीजिए कितने इसमें डिजिट्स आएंगे, और इसी तरह सब में डिजिट्स। तो इंडेक्स में जब हम एक किसी के रेशियो में ले तो नंबर्स बहुत सिंप्लीफाइड हो जाते हैं, डिजिट्स कम हो जाते हैं, कंपैरिजन करना, उनको एनालाइज करना बहुत आसान हो जाता है। इसके लिए हम इंडेक्स का यूज करते हैं। तो स्टैटिस्टिक्स में, इकोनॉमिक्स में इंडेक्स का ही ज़्यादा यूज होता है। क्यों? क्योंकि इंडेक्स के टर्म्स में कंपेयर करना बहुत आसान हो जाता है। थ्योरी आपको नहीं लिखना है, आपको बस मैंने समझाने के लिए लिखा है, ठीक है? इसका थ्योरी नहीं पूछा जाएगा। बहुत सारे इंडेक्स आपको यूज होंगे, तो मैंने इंडेक्स आपको समझा रहा था, क्योंकि आप सोचेंगे कि इंडेक्स वर्ड, इंडेक्स क्या है, क्या है। अब आप समझ गए कि इंडेक्स हम क्यों यूज कर, और इंडेक्स बहुत ज़्यादा यूज होता है इकोनॉमिक्स में। हर चीज़ इंडेक्स में ही कंपेयर किया जाता है। एब्सोल्यूट वैल्यूज को हम नहीं कंपेयर करते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। तो इसीलिए आप देखेंगे बहुत तरह के इंडेक्स आपको अखबारों में, बुक्स में पढ़ने को मिलेगा, अभी ही आएगा आगे। तो इंडेक्स आप समझ गए क्या होता है? कुछ नहीं है, बस न्यूमेरिकल वैल्यू को कंपेयर करने की जगह हम एक स्टैंडर्ड वैल्यू ले लेते हैं और उसके टर्म्स में सबको एक्सप्रेस कर देते हैं कि वो उसका कितना गुना है या क्या रेशियो है, उसका क्या फ्रैक्शन है, जो भी है। तो नंबर्स बहुत सिंपल हो जाते हैं, 1 डिजिट 2 डिजिट ऐसे हो जाते हैं कि उसका 1 टाइम्स है, 1.2 टाइम्स है, 1.3 टाइम्स है, 1.4 टाइम्स। अब आपको डेटा दिया जा रहा है 10 कंट्री का कि एक का 1 टाइम्स है, एक का 1.2, 1.3, 1.7, 1.8, 2.1, 3.5। इसको कंपेयर करना कितना आसान है, आप देखते ही एक झटके में बता देंगे हाँ ये है। आपको कहा जाएगा अच्छा इसमें बीच वाला कौन सा है, आप उसमें देखते ही फट से कर देंगे ये इसका मिडिल, इसका मतलब बीच में है इन सब के। उसका प्रोसेसिंग बहुत आसान हो जाएगा, बजाय इसके कि सबका न्यूमेरिकल वैल्यू आप देखते रहें जिसमें कि हर न्यूमेरिकल वैल्यू में 8-8, 9-9 डिजिट है। वहाँ कैलकुलेशन भी आसान हो जाता है बहुत जब हम इंडेक्स का यूज, इसलिए इंडेक्स का यूज किया जाता है। और इंडेक्स कुछ नहीं है, सिर्फ एक रेशियो या किसी के उसमें टाइम्स एक्सप्रेस किया जाता है कि उसका कितना है। किसी एक स्टैंडर्ड वैल्यू को हम एक स्टैंडर्ड मान लेते हैं, उससे हम कंपेयर कर देते हैं सबका वैल्यू, उसके रेशियो में सबको लिख देते हैं।
और बस आसान हो जाता है कोई भी उस पर आगे काम करना। तो ये हो गया इंडेक्स। फिर एक वर्ड आता है इंडिकेटर। ये सब टर्म्स बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होंगे तो मैं समझा दे रहा हूँ। इंडिकेटर तो आप पढ़ चुके हैं साइंस में, जो किसी चीज़ के नेचर को, किसी चीज़ के बारे में बताता है उसको इंडिकेटर कहते हैं। जैसे आपने साइंस में पढ़ा था कि एसिड बेस इंडिकेटर्स, जैसे लिटमस पेपर, ब्लू हो जाए तो बेस है, रेड हो जाए तो एसिड है। तो आपने एसिड बेस इंडिकेटर्स जो है पढ़ा था। तो लिटमस पेपर क्या है? एक इंडिकेटर है, यानी वो बताता है कि कोई भी सॉल्यूशन जो है वो एसिडिक है या बेसिक है, नेचर को बताता है। तो उसी तरह कई इंडिकेटर्स भी इकोनॉमिक्स में हम यूज करते हैं, जो किसी के क्वालिटी को बताते हैं। तो इंडिकेटर्स समझ दिमाग में आ गया क्या होता है? अब देखिए, देखते हैं हम लोग। तो यहाँ जो हमारा टॉपिक है इंडेक्स एंड मेजर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यानी इकोनॉमिक डेवलपमेंट को कैसे मेजर करते हैं, उसका मेजर क्या होता है, यानी उसका साइज क्या, कौन सा टर्म होता है जो उसका साइज बताता है, मेजर बताता है। और इंडेक्स, इंडेक्स कौन सा होता है जो डेवलपमेंट को बताने वाला इंडेक्स क्या होता है, कौन सा हम लोग इंडेक्स यूज करते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। उसमें पहला हमारा टर्म आ रहा है नेशनल इनकम। देखिए, इट इज कंसिडर्ड द मेन इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, फर्स्ट लाइन है, इट इज कंसिडर्ड द मेन इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। नेशनल इनकम को इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मेन इंडिकेटर माना जाता है। यानी नेशनल इनकम बताता है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट कितना है। तो जिसका ज्यादा नेशनल इनकम उसका ज्यादा डेवलपमेंट, एक सिंपल तौर पे हम कह सकते हैं। तो जिसका ज्यादा नेशनल इनकम उसका ज्यादा डेवलपमेंट है, वो ज्यादा डेवलप्ड है। द मॉनिटर, देखिए अब देखिए आ गया डेफिनेशन, आप कह रहे थे डेफिनेशन, देखिए आ गया। द मॉनिटरी वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज produced within a country in a particular year is known as national income। ठीक है, मैंने बोला था जीडीपी की तरह है ये भी, पहले यूज। देखिए क्या वर्ड आ रहा है, टर्म क्या है, द मॉनिटरी वैल्यू, यानी मनी के टर्म्स में वैल्यू किसका, ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन ए कंट्री इन अ पर्टिकुलर ईयर इज नोन एज नेशनल इनकम। जैसे जीडीपी का है वैसे इसका भी डेफिनेशन है, आपको दिया ही हुआ है। और ये सिंपल डेफिनेशन है इसमें, क्योंकि हमें ज़्यादा घुसना नहीं है नेशनल इनकम में, हमें बस समझने के लिए, जानने के लिए जान लेना है बस। और हमें इकोनॉमिक्स की पढ़ाई नहीं करनी है ज़्यादा, इतना ही जानना है कि व्हाट इज नेशनल इनकम। तो इट इज़ द सम ऑफ द मॉनिटरी वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन ए कंट्री in a particular year is called national income। Generally, when there is more national income, the country is known as developed, and when the national income is low, the country is underdeveloped or developing। देखिए कितना सिंपल है, कह दिया कि जब जिसका नेशनल इनकम हाई होगा तो हम उसे डेवलप्ड कंट्री कहते हैं, जिसका लो होता है तो उसको या तो अंडर डेवलप्ड कहेंगे या डेवलपिंग कहते हैं। सिंपल क्राइटेरिया है। तो कंट्रीज को क्लासिफाई हम कैसे करते हैं कि वेदर दे आर डेवलप्ड, अंडर डेवलप्ड और डेवलपिंग, बीच में डेवलपिंग, मिडिल क्लास की तरह, पुअर क्लास की तरह अंडर डेवलप्ड और रिच क्लास की तरह डेवलप्ड। तो जिसका नेशनल इनकम ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, तो उसको हम डेवलप्ड कंट्री कहते हैं। जिसका नेशनल इनकम कम है
तो जिसका कम है उसको डेवलपिंग करते हैं, जिसका बहुत कम है उसको हम अंडर डेवलप्ड कंट्री कहते हैं। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया आपको नेशनल इनकम। व्हाट इज नेशनल इनकम? इट इज द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ कंट्री विद इन अ ईयर, और the country which are having very high national income, they are called developed country. The countries with low national income, they are called either developing country or underdeveloped. हाँ, अब देखिए मैंने क्या बोला आपसे, एक बार बता दिया आपको कि हाँ उनका भी आता है, लेकिन अब इसमें हम डेप्थ में नहीं जाएंगे, बस इतना ही जानना है उसका कैलकुलेशन। हाँ हाँ, इतना ही बस जानना, और नहीं अभी जानना है नेशनल इनकम। लेकिन नेशनल इनकम में आता है जो भी लोग बाहर काम कर रहे हैं उनका भी कंट्रीब्यूशन ऐड होता है, और हमारे देश में जो बाहर के लोग काम कर रहे हैं उनका घटता है। हाँ, क्योंकि भाई अब हमारे यहाँ रसिया के लोग काम कर रहे हैं तो उनका इनकम को हमारा इनकम तो नहीं ना माना जाएगा। हाँ, तो उसको सब्ट्रैक्ट किया जाता है, और जो बाहर हमारे लोग काम कर रहे होते हैं उनका ऐड किया जाता है। हाँ हाँ हाँ, तो कैलकुलेशन उसको कहते हैं, कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम। उसमें हमें नहीं जाना है डिटेल में, बस इतना ही जानना है कि हाँ, नेशनल इनकम क्या है? इट इज द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ कंट्री विद इन अ ईयर, और नेशनल इनकम जिसका ज़्यादा होता है उसको हम डेवलप्ड कहते हैं, जिसका बीच बीच में होता है उसको डेवलपिंग कहते हैं, जिसका कम होता है काफ़ी उसको हम अंडर डेवलप्ड कहते हैं, जिसका बहुत ही कम का होता है, और इसके क्लासिफिकेशन है, जिसका बहुत ही कम है, बहुत बहुत कम, तो उसको हम कहते हैं लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज। जैसे बिहार में है अति पिछड़ा वर्ग, एक्सट्रीमली बैकवर्ड, महादलित, दलित में भी जो महादलित है, या पिछड़ा में भी जो बहुत पिछड़ा है तो अति पिछड़ा उसके लिए। तो उसी तरह कंट्रीज में भी है कि लीस्ट डेवलप्ड, एलडीसी कहते हैं, लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज, जो बहुत ही कम, जिसका बहुत कम नेशनल इनकम। उससे जो ऊपर हुआ उसको हम अंडर डेवलप्ड कहते हैं, उससे जो ज़्यादा हुआ उसको डेवलपिंग है, उससे जो ज़्यादा हुआ उसको डेवलप्ड कंट्री कहते हैं। नहीं, इंडिया डेवलपिंग से आगे बढ़ चुका है, डेवलप्ड में अभी नहीं आया। इंडिया जो है डेवलपिंग से आगे, डेवलपिंग में, अंडर डेवलप नहीं था, डेवलपिंग में आ चुका है, मतलब आ चुका था कब का, अब डेवलपिंग और डेवलप्ड के बीच में है। तो इसके लिए एक नया टर्म आया है पिछले 10 सालों में, इमर्जिंग इकोनॉमी। इमर्जिंग इकोनॉमी जिसमें 5-6 देश आते हैं, इंडिया है, ब्राज़ील है, और इंडिया है, ब्राज़ील है, 4-5 देश और हैं। तो ये सब को कहा जा रहा है इमर्जिंग इकोनॉमी। ये क्योंकि ये डेवलपिंग से आगे बढ़ चुके हैं लेकिन अभी डेवलप्ड में नहीं आया। खैर, तो नेशनल इनकम आपको इतना ही समझना है कि इट इज अ मेजर। देखिए जितना दिया है, फर्स्ट इट इज कंसिडर्ड द मेन इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक। अब जैसे मान लीजिए कि आपको पूछेगा कहीं, आपसे इंटरव्यू में पूछता है कि व्हाट इज नेशनल इनकम, तो आपको यही 4 लाइन बोल देना है। देखिए कुछ भी पूछा जाता है, इकोनॉमिक्स से ही नहीं, किसी भी चीज से पूछा जा सकता है। हाँ पूछता है, नेचुरल बात है, क्योंकि आजकल इकोनॉमिक्स का ही समय है ना, हर चीज इकोनॉमिक्स पर ही है। हाँ, और बेसिक चीज, ये सब तो बेसिक चीज है तो आपको जानना ही है। तो अगर आपसे पूछते हैं कि ओके टेल मी व्हाट इज नेशनल इनकम, तो आपको यही बोलना है 4 लाइन। इट इज कंसिडर्ड द मेन इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, the monetary value of all goods and services produced within a country in a particular year is known as national income. When there is more national income, a country is called advanced developed country. When income is low, it is called either underdeveloped or developing country. बात खत्म हो गया। Okay, so we have studied the national income. Then there is another measure of economic development, that is per capita income.
ये सब है मेजर्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। नेशनल इनकम आपने पढ़ा, डेवलपमेंट के आधार पर ये कहता है कि कौन डेवलप्ड है, कौन अंडर डेवलप्ड है, कौन डेवलपिंग। नेक्स्ट मेजर इज पर कैपिटा इनकम। तो पर कैपिटा इनकम और कुछ नहीं है, बस नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय द टोटल पॉपुलेशन। नेशनल इनकम पूरे देश का इनकम बताता है, पर कैपिटा इनकम एक आदमी का एवरेज इनकम बताता है। और एवरेज कब निकलता है? जब हम टोटल नंबर से डिवाइड कर देते हैं, टोटल सम को टोटल नंबर से डिवाइड करते हैं तो एवरेज आता है। पढ़े यहाँ? हाँ, इंडिया का ही। जब इंडिया, वो जो भी इंडिया का इफेक्टिव पॉपुलेशन लिया जाएगा, ठीक है, उससे डिवाइड किया जाता है। तो आपको बस इतना समझना है कि द नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन इज कॉल्ड पर कैपिटा इनकम। यही है। देखिए डेफिनेशन देख लेते हैं। पर कैपिटा इनकम देखिए, 1 मिनट। The most preferred indicator to measure economic development is per capita income। देखिए फर्स्ट ही लाइन क्लियर बता रहा है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट को मेजर करने का जो सबसे बढ़िया इंडिकेटर है वो है पर कैपिटा इनकम। क्योंकि नेशनल इनकम, देखिए जैसे आपको बताया कि नेशनल इनकम, तो नेशनल इनकम पहले सबसे ज्यादा यूज होता था, लेकिन नेशनल इनकम में क्या है कि बहुत फर्क हो जाता है। इंडिया का नेशनल इनकम, अब मान लीजिए आप इंडिया और नेपाल को कंपेयर करना है, तो क्या आप नेशनल इनकम के आधार पर कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि इंडिया का नेशनल इनकम मान लीजिए है 5 लाख करोड़ के रफली, नेपाल का नेशनल इनकम होगा कुछ हजार करोड़ होगा, 10-20 हजार करोड़ या 5,000 करोड़। आप कहां से कंपेयर करेंगे? क्या ये कंपैरिजन सही होगा? खाली नेशनल इनकम के आधार पर आप कहें कि नेपाल ज्यादा डेवलप्ड है कि कम डेवलप्ड है, क्योंकि दोनों देश बहुत साइज में बहुत फर्क है। इंडिया का साइज बहुत बड़ा है, नेपाल बहुत छोटा देश है। अब इंडिया और भूटान को आप कंपेयर करें नेशनल इनकम के आधार पर, इंडिया और बांग्लादेश को आप कंपेयर करें, इट इज नॉट करेक्ट बिकॉज देयर साइज इज वेरी डिफरेंट। हाँ, क्योंकि दोनों का साइज पॉपुलेशन बहुत अलग है। तो कैसे कंपैरिजन हो भाई? हम कैसे कहें कि इंडिया ज्यादा डेवलप्ड है कि नेपाल या श्रीलंका या भूटान या बांग्लादेश? क्योंकि नेशनल इनकम तो बहुत ज्यादा फर्क हो जा रहा है। इंडिया का तो कई लाख में है, लेकिन बाकी देशों का हजारों में ही है। क्यों? क्योंकि इसका पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, उनका पॉपुलेशन बहुत कम है, उनका एरिया बहुत कम है, इसका एरिया काफी ज्यादा है। हाँ, अब मान लीजिए कोई देश कितना डेवलप्ड है, हम कहें कि उसके साइज से कंपेयर करें, तो इंग्लैंड तो पता लास्ट में पहुंच जाएगा, इतना छोटा देश है। और इंडिया, चाइना, रसिया इतने बड़े देश हैं। रसिया तो समझिए कि कॉन्टिनेंट से भी बड़ा है। तो क्या किसी देश का डेवलपमेंट को एरिया से कंपेयर कर सकते हैं? नहीं। पॉपुलेशन से कर सकते हैं क्या? नहीं। नेशनल इनकम से कर सकते हैं क्या? वो भी सही नहीं होगा, क्योंकि एक जैसे देश नहीं है, किसी का पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, किसी का बहुत कम है। तो इस गड़बड़ी को दूर करने के लिए हमने यूज किया पर कैपिटा इनकम, कि एक व्यक्ति की एवरेज इनकम क्या है।
एक व्यक्ति तो भाई इंडिया में भी 1% होगा, रशिया में भी 1% होगा, अमेरिका में भी 1% होगा, इंग्लैंड में भी 1% ही होगा। तो उसका एवरेज इनकम क्या है, उससे हम कंपेयर कर सकते हैं कि कौन देश कितना डेवलप्ड है। तो हमने क्या किया कि जो देश का टोटल इनकम, नेशनल इनकम है, उसको डिवाइड कर दिया उसके पॉपुलेशन से। तो हमें वहां का पर कैपिटा इनकम मिल गया, पर कैपिटा यानी पर पर्सन। और तब हम कह सकते हैं भाई इंडिया में पर पर्सन है, उसका नेशनल इनकम है 40,000 रुपया। यूएस में जो आदमी है उसका एक आदमी का एवरेज इनकम, पर कैपिटा इनकम जो है 5 लाख रुपया है। इंग्लैंड में जो एक पर्सन है उसका जो पर कैपिटा इनकम है वो 2.5 लाख रुपया है। तो इसमें हम आसानी से कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई चीज़ का फर्क नहीं पड़ रहा है कि वो पॉपुलेशन कितना है, वहाँ का साइज कितना बड़ा है, इकोनॉमी किस तरह का है। तो वी कैन इजिली कंपेयर ऑल कंट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ पर कैपिटा इनकम, क्योंकि ये एक ही पर्सन का एवरेज इनकम, कम से कम बाकी सब जो पहले यूज होते थे जीडीपी, नेशनल इनकम, उनसे ज़्यादा एक्यूरेट है, उनसे ज़्यादा इफेक्टिव है। ये भी 100% सही नहीं है, आगे हम देखेंगे, लेकिन इनसे काफ़ी बेहतर है। तो इसी को हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं अलग अलग देशों का इकोनॉमिक डेवलपमेंट को कंपेयर करने के लिए, कौन देश कितना डेवलप्ड है। पर कैपिटा इनकम, शॉर्ट में लिखते हैं पीसीआई, पर कैपिटा इनकम। और क्या होता है, कैसे कैलकुलेट होता है, द टोटल इनकम डिवाइडेड बाय द टोटल पॉपुलेशन। जहां का भी करना हो, अगर बिहार का करना है तो बिहार का टोटल इनकम जो होगा उसको डिवाइडेड बाय बिहार का टोटल पॉपुलेशन, तो बिहार का पर कैपिटा इनकम आ जाए। गुजरात का निकालना हो तो गुजरात का टोटल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। तो हम कंपेयर कर सकते हैं कि बिहार कितना डेवलप्ड है या गुजरात कितना डेवलप्ड है। तो देखिए, इसको देख लेते हैं। द मोस्ट प्रिफर्ड इंडिकेटर टू मेजर इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज पर कैपिटा इनकम। Per capita income is the average income of individuals living in the country. Per capita income क्या है, it is the average income of individuals living in the, यहाँ कंट्री यूज किया है, ऐसे कहीं का भी हो सकता है, इन स्टेट भी हो सकता है, डिस्ट्रिक्ट भी हो सकता है, जहां का हम कंपेयर करना चाह रहे हैं। नेशनल इनकम when divided by the total population of the country, सो दैट इज कॉल्ड पर कैपिटा इनकम। जो भी क्वोशेंट आता है, दैट विच इज क्वोशेंट, मतलब इसको डिवाइड करने पर जो क्वोशेंट आएगा, जो वैल्यू आएगा, दैट इज कॉल्ड पर कैपिटा इनकम। एज ए फॉर्मूला, पर कैपिटा इनकम इक्वल्स नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। अब देखिए, यहां तक आप समझ गए व्हाट इज पर कैपिटा इनकम। अब इंपॉर्टेंट चीज शुरू हो रहा है, देखिए। द वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2006 ऑफ वर्ल्ड बैंक, एक रिपोर्ट आती है, ये कई बार पूछा जा चुका, पहले आईएएस में भी पूछा जाता था, अब इधर पूछा जाता है कि इस रिपोर्ट को, कई रिपोर्ट आपसे पूछा जाएगा, इस रिपोर्ट को कौन पब्लिश करता है, कौन तैयार करता है। तो ये याद रखना है कि वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, हर साल बनती है। इसको कौन तैयार करता है, वर्ल्ड बैंक। आपसे पूछा जाएगा वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट इज प्रिपेयर्ड बाय या इज पब्लिश्ड बाय, 4 ऑप्शन में अलग अलग नाम होंगे, तो आपको वर्ल्ड बैंक याद रखना है। वर्ल्ड बैंक कई तरह के रिपोर्ट बनाता है, जिसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, इनफैक्ट सबसे इंपॉर्टेंट जो रिपोर्ट है दैट इज वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। हर साल पब्लिश होता है, हर साल उसका आंकड़ा आता है। जैसे हम लोग का इकोनॉमिक सर्वे बनता है, वैसे ही बहुत सारा ऑर्गेनाइजेशन जो है वर्ल्ड लेवल पर वो रिपोर्ट तैयार करता है, ताकि हर साल देशों को कंपेयर किया जा सके कि इस साल में देश का क्या हालत रहा। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर जो है न्यूयॉर्क में है, उसका जो हेडक्वार्टर है मेन वो न्यूयॉर्क में है, और बाकी उसके ब्रांचेस, फिर जैसे आरबीआई है उसका ब्रांचेस होता है, वैसे वर्ल्ड बैंक के ब्रांचेस भी होते हैं, लेकिन मेन उसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क।
तो ये कहा जा रहा है कि वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2006 यानी 2006 का जो रिपोर्ट था वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, अब नाम ही है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, यानी ये दुनिया भर के देशों का डेवलपमेंट का रिपोर्ट होता है कि डेवलपमेंट के मामले में इस साल कौन कहां पर रहा, कितने स्थान पर रहा। तो देखिए, द वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2006 of World Bank stated that in 2004 countries where per capita income was 4,53,000 rupees per annum or more they are developed countries। देखिए 2006 में जो रिपोर्ट आई वर्ल्ड बैंक की, उसने कहा 2004 में, क्योंकि ये रिपोर्ट बनने में समय लगता है, ये सब काम इतना आसान नहीं होता है, डेटा इतना आसानी से नहीं मिलता है, तो कई साल लग जाते हैं, तो ये जनरली पीछे चलता है। तो 2006 में जो रिपोर्ट आई उसने कहा कि 2004 में जिन देशों की पर कैपिटा इनकम 4,53,000 रुपये पर एनम से ज़्यादा थी वो डेवलप्ड कंट्रीज कहे जाएंगे। And countries whose per capita income was rupees 37,000 per annum or less are low income country। जिन देशों का पर कैपिटा इनकम 37,000 रुपए से कम था उनको कहा जाएगा लो इनकम कंट्री। इंडिया फॉल्स इन लो इनकम कंट्रीज। ये पुराना डेटा है, पहले का है, लेकिन हाँ उस समय 2004 के हिसाब से इंडिया लो इनकम कंट्री में आता था। 2004 यानी 20 साल पहले की बात हो, तो इंडिया को उस समय लो इनकम कंट्री में आता था, क्योंकि यहाँ का जो पर कैपिटा इनकम था वो 37,000 रुपए से कम था। बिकॉज देखिए आगे लिखा ही है कि इंडियाज पर कैपिटा इनकम वॉज ओनली ₹28,000 पर एनम इन टू है। हाँ यस, तो लेटेस्ट डेटा आपको याद रखना है, पुराना नहीं। पर कैपिटा इनकम डेफिनेटली आपको याद रखना है, पूछा जाता था पहले, आईएएस के एग्जाम में आता था और यहाँ भी आएगा और आता है। तो पर कैपिटा इनकम जब आपने पढ़ा कि किसी देश का सबसे मेन इकोनॉमिक इंडिकेटर होता है, तो आपको याद रखना ही है कि लेटेस्ट ईयर में अभी जो है तो लेटेस्ट पर कैपिटा इनकम कितना है, जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई है, जो एक आध साल आगे पीछे का हो सकता है। तो जैसे 2004 में इंडिया का पर कैपिटा इनकम था 28,000 रुपीज पर एनम, तो ये आप समझ सकते हैं कि उस साल 2004 में जो टोटल लोगों का जो भी नेशनल इनकम था उसको हमने टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड किया, तो हम ये कह सकते हैं कि एवरेज के रूप में हर आदमी इंडिया का 2004 साल में साल भर में 28,000 रुपये कमाता था। अब ये एवरेज है, ये हमने कैलकुलेशन से निकाला है, रियल फिगर ये नहीं है। रियल फिगर हर आदमी 28,000 जरूरी नहीं हो कमाता, कुछ लोग हो सकता है 5,000 ही कमाता हो और कुछ लोग 5 लाख भी कमाता हो। ये एक एवरेज फिगर है जो हम डिवाइड करके निकालते हैं, लेकिन एक आइडिया देता है कम से कम कि हाँ एवरेज कितना था। तो इंडिया का पर कैपिटा इनकम था 28,000 रुपये और ये 2004 में लो इनकम कंट्री में आता था। नाउ अ स्टडी ऑफ सम सेलेक्टेड स्टेट्स शो that there is low per capita income in Bihar. It is evident from the following table। हम नीचे दिए हुए टेबल में जिसमें कुछ राज्यों का आंकड़ा दिया गया है उससे हम कह सकते हैं कि बिहार भी लो इनकम स्टेट है। देखिए टेबल 1.3 जो है पर कैपिटा इनकम ऑफ सेलेक्टेड कुछ राज्यों का दिया गया, 3 राज्य का, पंजाब, केरला और बिहार। तो इनका 2000 से 2003 के बीच में पर कैपिटा इनकम क्या था रुपयों में, इन रुपीस, रुपए में एक्सप्रेस किया जा रहा है। इंटरनेशनल होता है तो वो डॉलर में एक्सप्रेस किया जाता है।
तो यहाँ रुपीज में देखिए, पंजाब का जो था पर कैपिटा इनकम 26,000, केरला का था 22,800 और बिहार का क्या था 5,700। तो आप सीधे सीधे देख सकते हैं कि बिहार जो है एक लो इनकम स्टेट था। देखिए, फ्रॉम टेबल 1.3 इट इज क्लियर दैट इन दीज स्टेट्स पंजाब हैज द हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम एंड बिहार हैज लोएस्ट पर कैपिटा इनकम। इन 3 राज्यों में पंजाब का हाईएस्ट है पर कैपिटा इनकम और बिहार का लोएस्ट था। अब जब ये आप पढ़ चुके हैं तो आपको लेटेस्ट डेटा जो आपको दिया गया है उसमें देखिएगा कि पर कैपिटा इनकम किस स्टेट का हाईएस्ट है, किस स्टेट का लोएस्ट। अभी आपको इकोनॉमिक सर्वे आया है लास्ट ईयर का, यानी जो इसी बार जो पिछले साल का डेटा होगा ना, उसमें हर साल इकोनॉमिक सर्वे आती है, तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट की आई है उसमें हर स्टेट का लास्ट ईयर का पर कैपिटा इनकम दिया हुआ होगा। तो वो मैं भेज, अगर आपके पास होगा, नहीं तो भेज दूंगा, उसको देखेंगे और नोट करेंगे कि किसका हाईएस्ट है पर कैपिटा इनकम और किस स्टेट का लोएस्ट है, कौन कौन से 3-4 राज्य टॉप में हैं और कौन कौन से 3-4 राज्य बॉटम में हैं, और बिहार का क्या पोजीशन है ये आप देख लें, करंट से ये तैयार हो जाएगा। देखिए, इफ पर कैपिटा इनकम is used to measure the development in these 3 states, then Punjab will be considered the most developed state and Bihar an underdeveloped state। अगर इन तीनों राज्यों की हम कंपेयर करें तो हम कहेंगे कि पंजाब जो इनमें सबसे ज़्यादा डेवलप्ड है और बिहार जो है अंडर डेवलप्ड। ठीक है, तो पर कैपिटा इनकम भी आप समझ गए और उसका यूज देख लिया आपने। तो पर कैपिटा इनकम से फैमिलियर हो गए आप, व्हाट इज पर कैपिटा इनकम। हाँ, बना दो। नेक्स्ट इज ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। एक और इंडेक्स आ गया, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो जैसा नाम से क्लियर है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, यानी इट इज एन इंडेक्स टू मेजर, टू कंपेयर ह्यूमन डेवलपमेंट। यानी यहां हम ह्यूमन पर हमारा फोकस है, यहां हमारा कंट्री या स्टेट पर फोकस नहीं है, ह्यूमन पर फोकस है। तो ह्यूमन के डेवलपमेंट की हम बात कर रहे हैं, समझ गए। देखिए इसके बारे में, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स as proposed in first human development report was prepared by United Nations Development Program UNDP under the direction of महबूब उल हक। देखिए, पाकिस्तान के इतिहास में एक ही पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन आज तक दुनिया में हुआ है और वो ये, दूसरा नहीं हुआ पाकिस्तान का एक ही दुनिया को पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन है कि वहाँ के इकोनॉमिस्ट थे ये महबूब उल हक। उन्होंने एक बहुत ही शानदार इंडेक्स दिया, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, दुनिया में, और इसका आज बहुत इस्तेमाल होता है। तो दिस इज अ कंट्रीब्यूशन बाय अ पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट प्रोफेसर महबूब उल हक, और इसको बनाने में हमारे इकोनॉमिस्ट अमर्त्य सेन भी उनके साथ थे, लेकिन मेन कंट्रीब्यूशन जाता है, उन्हीं का नाम आता है महबूब उल हक। ये दोनों मिलकर डेवलप किए थे, इसमें अमर्त्य सेन भी उनके साथ किए थे, लेकिन इनका रोल कम था, उन्हीं का ज़्यादा ये कंसेप्ट था, महबूब उल हक का। तो ये देखिए, ये किसने बनाया, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। कहिएगा कि सर क्या है ये यूनाइटेड नेशन का एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसका एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, और ये डेवलपमेंट के मुद्दों पर काम करता है, डेवलपमेंट के मुद्दों पर स्टडी करता है, रिपोर्ट्स तैयार करता है और बहुत सारे काम होते हैं।
तो ये बेसिकली इसका फोकस होता है डेवलपमेंट पर। तो ये यूएन का एक ऐसा बॉडी है, मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन समझ लीजिए है, डिपार्टमेंट है कह लीजिए जो है, जो कि डेवलपमेंट, दुनिया भर में डेवलपमेंट के मुद्दे पर काम करता है। शॉर्ट में यूएनडीपी कहते हैं, बहुत पॉपुलर है यूएनडीपी। तो यूएनडीपी ने यह तैयार करवाया था किसके डायरेक्शन में, किसके देखरेख में, कौन तैयार किया था? महबूब उल हक। आपसे पूछा जाएगा कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, शॉर्ट में एचडीआई कहते हैं, बहुत पॉपुलर है, आता है, पूछा जाता है, आईएएस में हर साल पूछा जाता है, यहां भी पूछा जाता है। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कौन तैयार करता है? यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। और इसको दिया किसने था इस इंडेक्स को? महबूब उल हक। ठीक है। और कब इसको बनाया था? तो पहला जब रिपोर्ट इसका बना था तो उस समय जो फर्स्ट ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट आई थी यूएनडीपी की, उसमें एक इंडेक्स दिया गया था, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जो कि ये इंडेक्स तैयार किया गया था महबूब उल हक के देखरेख में, उनके गाइडेंस में। ये भी रिपोर्ट हर साल बनती है, हर साल तैयार होती है, और इससे हम अलग अलग देशों का डेवलपमेंट को समझते हैं कि कौन देश कितना डेवलप किया है। देखिए ह्यूमन, और ये समझ लीजिए कि ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब जो है पिछले 10-15 सालों से जितने भी हमारे एग्जाम्स हैं, यूपीएससी, बीपीएससी, जो भी एग्जाम्स है कॉम्पिटिटिव, उन सबका फोकस इसी पर रहता है, ह्यूमन डेवलपमेंट, या और इसके बाद भी कई इस तरह के इंडेक्स आए हैं, उन पर फोकस रहता है, उन्हीं से पूछा जाता है सर। जैसे पिछले 15-20 सालों से ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स से यूपीएससी में हर साल लगभग सवाल आते हैं, हर साल पूछा जाता है लगभग कि इंडिया का क्या रैंक है, या इंडिया का वैल्यू कितना है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का, या कौन सा देश टॉप पर है, मतलब इससे एक सवाल जरूर रहता है कम से कम। और अब बिहार वगैरह स्टेट्स में भी ये पूछा जाने लगा है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, या बिहार का कहाँ, क्योंकि ये जैसे वर्ल्ड बैंक तैयार करता है वर्ल्ड के लिए, हर स्टेट का भी तैयार होता है। ठीक है, तो देखेंगे उसको आगे। देखिए ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट एज पब्लिश्ड बाय यूएनडीपी compares different countries on the basis of level of education, health status and per capita income. अच्छा, जस्ट 1 मिनट अभिषेक, जस्ट होल्ड फॉर।
हाँ, यस। सो देखिए कि ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट एज पब्लिश्ड बाय यूएनडीपी compares different countries on the basis of level of education, health status and per capita income। तो एक पहले तो समझ लीजिए कि ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है ये अलग अलग कंट्रीज को कंपेयर करता है। किस बेसिस पर कंपेयर करता है? तो पहला कंपैरिजन होता है जो है लेवल ऑफ एजुकेशन, देन हेल्थ स्टेटस और पर कैपिटा इनकम। तो देखिए अब इनको कैसे मेजर करते हैं। एज फार एज ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इज कंसर्न, जहां तक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात कर रहे हैं, अभी हम रिपोर्ट में कह रहे थे, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट की बात कर रहे थे, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात करें, एज फार एज ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, शॉर्ट में HDI कहते हैं, HDI इज कंसर्न, इट हैज 3 इंडिकेटर्स। इसमें 3 इंडिकेटर होते हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में 3 इंडिकेटर होते हैं। फर्स्ट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है, यानी एवरेज वहां का आदमी कितना साल जिएगा। सेकेंड, लेवल ऑफ एजुकेशन, वहां एजुकेशन का क्या लेवल है, और इसको हम लिटरेसी रेट से कंपेयर कर लेते हैं। एंड थर्ड इज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, वहां के लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है। तो HDI में क्या क्या इंडिकेटर यूज होता है? HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में कितने इंडिकेटर यूज होते हैं? 3 इंडिकेटर्स। क्या क्या है? नंबर 1 लाइफ एक्सपेक्टेंसी, शॉर्ट में LE लिख देते हैं। फिर एजुकेशन लेवल ऑफ एजुकेशन और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ये 3 इंडिकेटर यूज करते हैं। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है ये इंडेक्स है जिसमें कि 3 इंडिकेटर्स को हम कंपेयर करते हैं। लाइफ एक्सपेक्टेंसी, लेवल ऑफ एजुकेशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इन द फॉर्म ऑफ फॉर्मूला। अगर इसको हम फॉर्मूला की तरह जैसे कैलकुलेट करते हैं फॉर्मूला, वैसे फॉर्मूला की तरह देखें, HDI इक्वल्स लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स प्लस एजुकेशन लेवल इंडेक्स प्लस स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंडेक्स। यानी HDI जो है ये 3 इंडेक्स का सम होता है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स, एजुकेशन लेवल इंडेक्स, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंडेक्स, इन तीनों इंडेक्स का वैल्यू को ऐड करते हैं तो उससे हमारा निकल आता है HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। देखिए HDI इज द एवरेज ऑफ ऑल दीज इंडेक्सेस। HDI जो होता है ये तीनों का एवरेज होता है। The scale of measurement of HDI of all countries varies from 0 to 1। अब देखिए यहाँ HDI के बारे में आपको बताया जा रहा है। HDI क्या होता है? आपने पढ़ा कि ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है जिसमें 3 चीजें कंपेयर किया जाता है, 3 इंडिकेटर्स होते हैं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, लेवल ऑफ एजुकेशन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जिसे हम फॉर्मूला की तरह लिख सकते हैं HDI बराबर लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स प्लस एजुकेशन लेवल इंडेक्स प्लस स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंडेक्स। तीनों का एवरेज जो होता है वो HDI होता है। और इसमें एक और याद रखने की बात है, द स्केल ऑफ मेजरमेंट ऑफ HDI ऑफ ऑल कंट्रीज वेरीज फ्रॉम 0 to 1। यानी जितने भी देश हैं उनका जो वैल्यू होता है, ये मैक्सिमम रेंज इसका क्या होता है HDI का? 0 से 1। इसका रेंज क्या होता है HDI वैल्यू का?
0 to 1, यानी कि 0 से 1 ही तक वैल्यू रहेगा किसी भी देश का HDI वैल्यू जो है। तो आपसे पूछा जाए कि HDI वैल्यू कहां से कहां तक होता है, तो ये नहीं सोच लीजिएगा कि 1 से 100, ये 0 to 1 तक ही इसका वैल्यू होता है। HDI वैल्यू की हम बात कर रहे हैं, ध्यान रखिए। HDI का जो वैल्यू होता है वो 0 से 1 के बीच में होता है। ह्यूमन डेवलपमेंट, ठीक है, ये याद रखने, कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए HDI वैल्यू की हम बात कर रहे हैं, आगे आएगा HDI रैंकिंग, उस वैल्यू के आधार पर कौन किस रैंक पर है, वो रैंक ज़्यादा होता है, बड़ा होता है। लेकिन HDI वैल्यू की अगर हम बात करें कि वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यू कितना होता है, वो 0 से 1 के बीच में ही होता है। अब देखिए ये याद रखना है हमेशा, HDI वैल्यू का रेंज क्या होता है, 0 to 1। अब देखिए ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट ऑफ इंडिया एंड इट्स नेबरिंग कंट्रीज फॉर द ईयर 2004 can be explained with the help of table given below। इंडिया और उसके कुछ नेबरिंग कंट्रीज जो हैं उनका जो HDI रिपोर्ट है उसको हम इस टेबल से समझ सकते हैं। ये 2004 का डेटा दिया जा रहा है, टेबल 1.4, इसको भी आप लिख लेंगे, नोट कर लेंगे, क्योंकि वैल्यू पूछा जाता है। इंडिया का HDI वैल्यू क्या था लास्ट ईयर और इंडिया का रैंक क्या था। तो देखिए यहाँ टेबल है 1.4, इसको आप लेटेस्ट डेटा का बना लेंगे, जो लेटेस्ट आपको हम दे देंगे, तो उसमें इंडिया और उसके आसपास के देशों का जैसे यहाँ है बना लेंगे। टेबल 1.4 है जिसमें फर्स्ट कॉलम है कंट्री, सेकंड कॉलम इज HDI वैल्यू एंड थर्ड कॉलम इज HDI सीरियल। सीरियल का मतलब है कि HDI वैल्यू के आधार पर हम एक लिस्ट बनाएं, तो उस लिस्ट में जो हाईएस्ट से लोएस्ट, ठीक है, जो टॉप पर होगा उसका नंबर 1 होगा और जो बॉटम होगा उसका वैसे बढ़ता जाएगा। तो HDI सीरियल यानी उसका रैंक क्या है, किस जगह पर है। जैसे क्लास में हम लोग मेरिट लिस्ट बनती है, 1 पर फर्स्ट कौन है, सेकंड कौन है, थर्ड कौन है, फोर्थ कौन है, फिफ्थ कौन है, 10th कौन है, वैसे ही HDI के आधार पर रैंकिंग होती है। फर्स्ट, हाँ, सीरियल मतलब होता है रैंक, नंबर इन अ लिस्ट, ऑर्डर, किस ऑर्डर में है लिस्ट में, ऑर्डर इन द लिस्ट। सीरियल का हमेशा सीरियल नंबर जो करते हैं मतलब किस ऑर्डर में, किस नंबर पे है। हर लिस्ट में देखिए जैसे नंबरिंग किया जाता है तो सबसे पहले सीरियल लिखा जाता है 1 2 3 4, तो सीरियल का मतलब हुआ कि किस नंबर पर है, किस रैंक पर है। इसको आप रैंक भी लिख सकते हैं। तो कुछ कंट्रीज का यहाँ पर दिया जा रहा है, सभी कंट्रीज का नहीं, कुछ कंट्रीज का जो इम्पोर्टेंट है। हाँ, नेचुरल है, जो फर्स्ट प्लस, देखिए यहाँ कंट्रीज की बात हो रही, तो कंट्रीज या तो कोई फर्स्ट होगा, कोई सेकंड होगा, 1.5 तो कोई नहीं होगा, या तो फर्स्ट होगा, फर्स्ट के बाद सेकंड होगा, सेकंड के बाद थर्ड होगा। जैसे आदमी का काउंटिंग होता है वैसे ही यहाँ होगा। तो जितने भी देश हैं उनमें किसका क्या रैंक है HDI वैल्यू के आधार पर, जिसका सबसे ज़्यादा HDI वैल्यू होगा वो नंबर 1 पर होगा, उससे कम जो होगा वो नंबर 2 पर होगा, जो लास्ट में होगा उसका, जो भी जितने देशों का लिस्ट बना है उसमें लास्ट नंबर बड़ा, सबसे बड़ा नंबर होगा। यानी कि HDI रैंक जितना बढ़ रहा है उतना वो पीछे है। समझ रहे हैं, इसमें जैसे होता है ना भाई, मैं 50वें रैंक पर हूँ अपने कॉलेज में, इसका मतलब मैं बहुत पीछे हूँ, मैं नंबर 2 हूँ, यानी कि मैं, मुझसे आगे एक ही आदमी है, मैं सेकंड हूँ। उसी तरह है HDI सीरियल। कंट्री है, देखिए इसमें नॉर्वे, इसका HDI वैल्यू कितना है, 0.965, 1 से थोड़ा सा ही कम, और जनरली नॉर्वे का ही टॉप में रहता है, नंबर 1 आज भी। ये देखिए 20 साल पहले का डेटा है।
आज भी नॉर्वे टॉप 3 में ही रहता है, नहीं तो टॉप पर ही रहता है। तो नंबर 1 है नॉर्वे 0.965। फिर है ऑस्ट्रिया 0.957, थर्ड प्लेस पर ऑस्ट्रिया। श्रीलंका 0.755, 93वां जगह पर है, 93rd प्लेस पर है। पाकिस्तान, ये कम होते जा रहे हैं वैल्यू, देखिए 0.539, और ये 1.34 नहीं है, 134 है, पॉइंट गलत प्रिंट हो गया है, 134 यानी 134वें जगह पर है। इंडिया 0.611, 126, इंडिया का 126 है। तो इधर लगभग 7-8 साल 5 साल पहले तक इंडिया 128 129 पे रहता था, एक आध बार 131 पहुंच गया था, फिर 128 आया, यही इसका लगभग रहता है, 128 से 130-132 के बीच में। अभी क्या है लेटेस्ट मुझे ध्यान नहीं, देखना पड़ेगा। तो उस समय 126 पोजीशन पे था, पाकिस्तान से थोड़ा 8 प्लेस ऊपर। चाइना, तो इंडिया का देखिए वैल्यू कितना है, 0.611 था उस साल, और उसी लगभग रहेगा, पॉइंट में थोड़ा बहुत फर्क होगा, यानी कि 0.6 रफली आपको एक आइडिया के लिए ध्यान रखना है। वैल्यू पूछेगा तो आपको पहले ध्यान रखना है कि 0.6 क्या, अगर 4 वैल्यू दिया हुआ है 0.6, 0.7 कुछ, 0.8 कुछ और 0.5 कुछ, तो आपको सीधे 0.6 वाले को सेलेक्ट कर लेना है। लेकिन 0.6 के आसपास चारों दे दिया ऐसे 0.623, 0.611, 0.656, तो वहाँ आपको एग्जैक्ट वैल्यू याद रखना पड़ेगा। लेटेस्ट तो पूछा जाता है तो वैल्यू आपको याद रखना होगा ही। तो ये 2006 का, ये 4 का डेटा है, तो उसमें इंडिया का था 0.611 और 126 उस समय था। अब HDI रैंक बढ़ने का अगर संख्या बढ़ रहा है तो इसका मतलब आप पीछे हो रहे हैं, ध्यान रखना है। 126 पर थे, फिर हम बताए कि 128 पर पहुंच गया, 129 पहुंच गया, इसका मतलब पिछड़ रहा है। एक साल 131 पर पहुंचा, मतलब और पीछे हो गया। तो रैंक जितना कम होगा यानी ऊपर है आप, और रैंक जितना ज्यादा है मतलब पीछे हैं, उतना पीछे होते जा रहे हैं। तो 2004 के बाद से लगातार हम लोग पीछे ही हुए हैं, आगे बढ़ने का तो नहीं दिख रहा है। 124 पर थे। देन चाइना एट 81, चाइना है 81, हमसे 40-45 ऊपर। बांग्लादेश 137 रैंक और वैल्यू है 0.530। तो पाकिस्तान के 2-3 के बाद है बांग्लादेश। तो हम लोग आस ही पास हैं, चाइना हमसे काफ़ी ऊपर है, बाकी हम लोग, तो इतने देशों का ये दिया हुआ है हमारे आसपास का। तो इंडिया का आपको याद रखना है रैंक और वैल्यू जो लेटेस्ट। तो हर साल आपको न्यूज़पेपर में आएगा कि वर्ल्ड UNDP हैज़ पब्लिश द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, या HDI रैंकिंग में इंडिया का ये रैंक है इस साल, उसको याद रखना। नाउ ये है UNDP ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2006 के अनुसार ये डेटा है। नाउ HDI फॉर 177 कंट्रीज was computed in the year 2006। 2006 में 177 देशों का HDI का लिस्ट बनाया गया था। 2006 में जो ये रिपोर्ट जिसका हम पढ़ रहे हैं उसमें 177 देशों का कुल ये डेटा तैयार किया गया था। The value of HDI is 0.611 in India and it is on 126th पोजीशन। दे दिया है, फिर से लिख दिया आपको याद कराने के लिए।
कि इंडिया का उस साल का HDI वैल्यू था 0.611 और इसका रैंकिंग था 126। ये 2006 का है, लेकिन 2004 हाँ, 2006 में ये रिपोर्ट छपा था और ये डेटा था 2004 के लिए, क्योंकि मैंने बताया समय लगता है, 2006 में 6 का नहीं आएगा, क्योंकि 6 के शुरुआत में या जब भी आता है वो 1-2 साल पहले का डेटा होता है, समय लगता है बनने में। जैसे इस साल जो सर्वे आई है वो पिछले साल के डेटा के लिए, इस साल का तो कहाँ से, इस साल का बनेगा अगले साल, तो 1 साल पीछे हमारे यहाँ सर्वे होता है, ये जो है 2-3 साल पीछे के लिए होता है। तो उससे आपको मतलब नहीं है, पूछा जाएगा कि जो अभी इस साल आया है रिपोर्ट उसमें इंडिया का क्या रैंकिंग था, ये पूछा जाएगा। तो ये 2006 की रिपोर्ट में, 2006 में जो रिपोर्ट आई थी उसमें इंडिया का 126 पोजीशन था, 0.611 वैल्यू था। दिस इंडिकेट्स दैट द ह्यूमन डेवलपमेंट इज ऑफ मॉडरेट लेवल। ये बता रहा है कि जो ह्यूमन डेवलपमेंट था वो मॉडरेट लेवल पर था, बीच बीच में था, ना हम बहुत कम थे और ना अच्छे तो थे ही नहीं, क्योंकि हमसे ऊपर 125 देश है भाई, 177 देश का लिस्ट बना है और हम लोग 126 पर है, मतलब 50 ही हमारे बाद है, 125 हमसे ऊपर है, तो हम कहीं ना कहीं लास्ट बेंचेस में आ रहे हैं, क्लास का देखा जाए तो लास्ट के बेंचेस में हम हैं। तो कह रहा है कि ये ह्यूमन डेवलपमेंट बता रहा है कि मॉडरेट है, अच्छा भी नहीं कर सकते हैं। अब देखिए एक और आ रहा है, ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स, एक और इंडेक्स आ गया, जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स। ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स GDI, इंडिया improved from 105th position in 2000 to 96th position in 2004। एक होता है जेंडर डेवलपमेंट, बहुत सारे इंडेक्स आएंगे, कितने आएंगे आपको 8-10 तो याद रखना ही पड़ेगा, तो 8-10 में भी कम से कम 3-4 तो आपको एकदम श्योर याद रखना पड़ेगा। तो एक और जैसे कहा जा रहा है जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स, यहाँ वर्ड आ रहा है जेंडर, यानी हम जेंडर की डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, यानी इसमें देखा जाता है कि महिलाओं को कितना बेहतर हालत में है, महिलाओं की हालत पे ये बनाया जाता है कि महिलाएं किस हालत में उस देश में हैं, महिलाएं बच्चियां मतलब फीमेल्स, तो इसको हम कहते हैं जेंडर डेवलपमेंट रिपोर्ट। तो जेंडर डेवलपमेंट रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि साल 2000 में हम 105वें पोजीशन पर थे, जो कि 2004 में हमारा रैंक बढ़ के हो गया 96 पोजीशन पर हम आ गए, यानी 8 रैंक ऊपर हो। इट इज सरप्राइजिंग टू नो दैट आवर, अब देखिए जैसे यहाँ हम इसी टेबल में देख रहे हैं, जो अभी टेबल हमने देखा, श्रीलंका कहाँ है, 93rd पोजीशन पर है HDI में, और हम कहाँ हैं 126, उसके 35 बाद है, नहीं 33, श्रीलंका के 33 देश के बाद हम हैं, यानी श्रीलंका हमसे ह्यूमन डेवलपमेंट के मामले में काफ़ी ऊपर है। तो देखिए ये इंडेक्स हैं, इससे हम एक दूसरे देशों को कंपेयर कर सकते हैं कि जैसे जो मामले, जैसे ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट के मामले में कौन देश किस तरह का है, तो श्रीलंका हमसे अच्छा खासा ऊपर है, पाकिस्तान हमारे लगभग में, मतलब समझिए हम पाकिस्तान के आसपास में थे 2004, और बांग्लादेश के, तो ये सब हमारे आसपास हैं, थोड़ा ऊपर नीचे। चाइना हमसे बहुत ऊपर है, उससे थोड़ा नीचे है श्रीलंका। तो देखिए कहा जा रहा है कि इट इज सरप्राइजिंग टू नो दैट आवर नेबरिंग कंट्री श्रीलंका इज अहेड ऑफ इंडिया, बीइंग सच अ लार्ज कंट्री इज एट द लोएस्ट पोजीशन इन द वर्ल्ड। और जबकि इंडिया जो है काफी नीचे स्थान पर है, बट बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग ग्रोथ रेट सिचुएशन हैज स्टार्टेड इंप्रूविंग इन इंडिया। कहा जा रहा है कि इंडिया बहुत नीचे था,
लेकिन चूंकि देश में डेवलपमेंट हो रहा है, ग्रोथ रेट हमारा बढ़ रहा है, इसके चलते हालत जो है सुधार हो रहा है। यानी ये आंकड़े आज के डेट में नहीं होंगे ऐसा, उससे हम काफ़ी सुधार में होंगे ऐसा मानना चाहिए। ये 2004 का डेटा है, 20 साल हो गए अब। इन 20 सालों में आपका ड्यूटी है कि देखेंगे डेटा कि कहाँ हम हैं, आज हम बेहतर हुए हैं कि और ख़राब हुए हैं उस साल से। तो ये था हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। 1 मिनट। नेक्स्ट है हमारा नेशनल ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। तो ये जो था वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, जिसके आधार पर हर देश का हम देखते हैं कि वो ह्यूमन डेवलपमेंट के मामले में कहाँ है। अब मैंने कहा कि एक स्टेट्स का भी हमारे यहाँ बनाया जाता है, तो वो है हमारा नेशनल ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, NHDP शॉर्ट में। ये हमारे देश का ह्यूमन डेवलपमेंट का रिपोर्ट है, जिसमें अलग अलग राज्यों का ह्यूमन डेवलपमेंट का वैल्यू छापा जाता है। देखते हैं इसको। अच्छा, पेज जो है नोट्स में आगे पीछे हो गया है उसको, हाँ हाँ, अच्छा पेज था आगे पीछे हो गया। ओके, सो नेशनल ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट देखिए। ऑन द बेसिस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, द फर्स्ट ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट ऑफ इंडिया was released in April 2002 by UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। अच्छा देखिए, तो ये भी जो है इंडिया का भी जो रिपोर्ट है ये यूएनडीपी ही तैयार किया था, अच्छी बात है। इंडिया का भी जो नेशनल ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है ये भी किसने तैयार किया था? यूएनडीपी ने तैयार किया था। और इंडिया का जो फर्स्ट तैयार किया गया था अप्रैल 2002 में। ध्यान दे रहे हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट के आधार पर जो फर्स्ट ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट ऑफ इंडिया, इंडिया का जो फर्स्ट रिपोर्ट छपा था अप्रैल 2002 में, यूएनडीपी के द्वारा ही ये तैयार किया गया था। यानी इंडिया का भी जो रिपोर्ट है वो यूएनडीपी ही तैयार करता है, छापा था, यूएनडीपी छापता है उसको। द रिपोर्ट प्रिपेयर्ड बाय प्लानिंग कमीशन, इसको बनाया था प्लानिंग कमीशन ने, उस समय का प्लानिंग कमीशन होता था। द रिपोर्ट प्रिपेयर्ड बाय प्लानिंग कमीशन was released by then Prime Minister Atal Bihari Vajpayee on 23rd April 2002 in New Delhi। तो इस रिपोर्ट को तैयार किया था प्लानिंग कमीशन ने और इसको जो है भारत में रिलीज किया था उस समय के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 23 अप्रैल 2002 को नई दिल्ली। खैर ये सब याद रखने का, ऐसे याद रखना चाहिए, पूछ दे सकता है कभी कि कब पहली बार कब किसने किया था। तो वाजपेयी जी ने किया था 2002 में। दिस रिपोर्ट ऑफ इंडियन रिपब्लिक
was considered as an important document by Sri K.C. Pant, the then President of Planning Commission. President नहीं होगा, Deputy Chairman होगा. Who was of the view that this report can form a basis for preparation of structure of planning of different states. देखिए, प्लानिंग कमीशन के जो हैं चेयरमैन उस समय केसी पंत थे, और उनके बाद बने थे यही मोंटेक सिंह अहलूवालिया. तो वो बाद में फिर काफ़ी साल रहे, उससे पहले केसी पंत रहे थे कई साल तक. तो केसी पंत जो डिप्टी चेयरमैन थे प्लानिंग कमीशन के, उनका मानना था ये जो रिपोर्ट है जिसमें कि ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट पूरे देश का अलग अलग राज्यों का तैयार किया गया है, ये उनके लिए जो प्लान बनाया जाता है, 5 ईयर प्लान जो बनाया जाता है, उसके लिए एक बढ़िया आधार हो सकता है. यानी कि इस ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के आधार पर हम देश का 5 ईयर प्लान तैयार कर सकते हैं. उस समय चूंकि 5 ईयर प्लान्स बनाए जाते थे, 5 साल का प्लान बनाया जाता था. The first National Human Development Report included the estimation of the values of Human Development Index of states and union territories for the year 1981, 91 and 2001. तो ये जो पहली रिपोर्ट आई थी नेशनल ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2002 में, इसमें अलग अलग राज्यों के ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को का वैल्यू निकाला गया था. किन किन साल के लिए? एक तो 1981 के लिए, 1991 के लिए और 2001 के लिए, दिखाने के लिए कि पिछले 20 सालों में क्या बदलाव हुआ है. ठीक है. केरला वाज एट द टॉप मोस्ट पोजिशन, while बिहार, मध्य प्रदेश, असम, राजस्थान एंड उत्तर प्रदेश बीमारू. देखिए, मैंने कहा था आएगा बीमारू वर्ड, तो वो आ गया. इसी को हम बीमारू स्टेट्स कहते थे. बिहार, मध्य प्रदेश, असम, राजस्थान एंड उत्तर प्रदेश ऑक्यूपाइड लोएस्ट रैंकिंग. ये उसमें लोएस्ट पोजीशन पर थे ये 5-6 राज्य. तो इनका शॉर्ट में बीमारू हो गया था ना. बिहार, मध्य प्रदेश, असम, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, तो ऐसा इसका नाम बनाया गया बीमारू, ताकि शॉर्ट में पता चल जाए कि ये मतलब सबसे पुअर, सबसे लेस डेवलप्ड स्टेट्स. क्योंकि ये ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो बनी थी 2002 में, उसमें सबसे नीचे थे. सबसे टॉप पर कौन था? केरला था. तो इसीलिए इसको शॉर्ट में बीमारू स्टेट्स कहते थे. बिहार को उस समय बीमारू स्टेट कहा जाता था. तो ये हो गया, क्या है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स. अब देखिए नेक्स्ट आ रहा है एक और, ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स. अब ये ह्यूमन पॉवर्टी, गरीबी के, पॉवर्टी के आधार पर बना हुआ इंडेक्स. ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स as proposed in the report to know the status of poverty is very much similar to traditional poverty ratio of poverty measurement. ये जो रिपोर्ट आई थी ह्यूमन डेवलपमेंट, नेशनल ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, इसमें एक ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स की बात कही गई थी. ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स, तो एक इंडेक्स दिया गया था पॉवर्टी को मेजर करने के लिए. मैंने बताया इंडेक्स क्या होता है. ये पॉवर्टी को, जैसे अभी हम पढ़ रहे थे डेवलपमेंट के मेजर करने के लिए इंडेक्स, अभी यहाँ पर आया पॉवर्टी मेजर करने के लिए इंडेक्स. और ये जो इंडेक्स था, देखिए, ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स एज प्रोपोज्ड इन द रिपोर्ट, यानी जैसा इस रिपोर्ट में सुझाव दिया गया था, टू नो द स्टेटस ऑफ पॉवर्टी, ताकि पता चले गरीबी का क्या स्तर है. द स्टेटस ऑफ पॉवर्टी. लीजिए, कट गया था जी. हाँ, हेलो. हाँ,
तो ये ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स जिसका सुझाव दिया गया था इस रिपोर्ट में कि इसको तैयार किया जाए ताकि किस राज्य में कितनी गरीबी है इसका हमें अंदाज़ा लग सके। और ये जैसा अब तक पॉवर्टी रेशियो का यूज हो रहा था या पॉवर्टी लाइन का इस्तेमाल हम कर रहे थे गरीबी जानने के लिए, उसी की तरह था। इट वॉज वेरी मच सिमिलर टू ट्रेडिशनल पॉवर्टी रेशियो ऑफ पॉवर्टी मेजरमेंट। अकॉर्डिंग टू नेशनल ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, ये जो रिपोर्ट थी इसके आधार पर ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स HPI ऑफ हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर एटसेट्रा हैज़ डिक्रीज्ड। इस रिपोर्ट के आधार पर जो HPI वैल्यू है वो किसका किसका घटा है, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर एटसेट्रा, यानी इन राज्यों में गरीबी कम हुई। There is hardly any difference in the human poverty index HPI of बिहार, उत्तर प्रदेश एंड राजस्थान। कहा जा रहा है कि बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान के HPI में कोई फर्क नहीं आया है, यानी जैसी पहले गरीबी थी 20 साल पहले वैसी इस समय भी गरीबी थी 2002 में। लेकिन हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और जम्मू कश्मीर, इनमें गरीबी में कमी आई। तो यहाँ पर एक और हमने इंडेक्स देखा, ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स। देखिए, इन द फर्स्ट नेशनल ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है तो इसको ध्यान में रखना है, और हमें इधर जो भी आए हैं लेटेस्ट नेशनल ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट उसको भी ध्यान में रखना है। इन द फर्स्ट नेशनल ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट it is stated that during the past years expenditure of rural mass has decreased while it has increased in urban areas by considering consumer expenditure as an indicator of economic development। ये जो रिपोर्ट आई थी पहली नेशनल ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, इसमें कहा गया कि अगर हम कंज्यूमर के एक्सपेंडिचर को ध्यान में रखें कि आदमी अपनी जेब से कितना पैसा खर्च कर रहा है अपने इस्तेमाल की चीज़ों के लिए, अपनी ज़रूरतों पर कितना पैसा खर्च कर रहा है, इसके आधार पर हम देखें तो ड्यूरिंग द पास्ट ईयर्स, पिछले कुछ सालों में एक्सपेंडिचर ऑफ रूरल मास हैज डिक्रीज्ड, यानी गांव की तरफ गांव के लोगों का जो खर्च है वो घटा है। गांव के लोग जो अपनी ज़रूरतों के लिए पैसा खर्च करते हैं वो पिछले कुछ सालों में घटा है, वाइल इट हैज़ इंक्रीज्ड इन अर्बन एरियाज, जबकि शहरी क्षेत्रों में ये बढ़ा है। यानी शहरी क्षेत्र में लोग जितना खर्च करते हैं अपनी ज़रूरत पर वो बढ़ा है पिछले सालों में, जबकि गांव में ये घटा है। ठीक है, तो इसके कारण कई हो सकते हैं। तो हो सकता है शहरों में महंगाई ज़्यादा हो गई हो सकता है कि इन जनरल ये वैसे ही महंगाई सब जगह वैसी ही है, गांव शहर, लेकिन शहर में लोग ज़्यादा खर्च करते हैं, गांव में कम, जो भी कारण से। लेकिन ये जो डेटा हमारे पास आया कि इस रिपोर्ट में कहा गया कि पिछले कुछ साल में गांव के लोगों का खर्च कमा है जबकि शहर के लोगों का खर्च बढ़ा है। ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं। और तो ये जो भी रिपोर्ट हमने देखा इसको एकदम ध्यान से आपको रिवाइज करना है, दिमाग में बिठा लेना है। और इसका जो लेटेस्ट है उसको हमें, आप शायद भेजा था मैंने आपको एक सर्वे दोनों का, उसमें ह्यूमन डेवलपमेंट चैप्टर होगा, देख लीजिएगा। बिहार वाले में शायद बाद में है और दोनों में है, तो उसमें आपको ये मिल जाएगा सारा ह्यूमन डेवलपमेंट का। तो उसमें देखेंगे कि हमारे नेशनल में बिहार का कहाँ है, कितना है, और बाकी कौन टॉप पर है कौन बॉटम पर है। और जो HDI वैल्यू है इंडिया का, वो जो है इंडिया के इकोनॉमिक सर्वे में मिल जाएगा
कि उसका इंडिया का लेटेस्ट वैल्यू क्या था, रैंक क्या था। तो ये आप उसको देख लेंगे, तैयार कर ठीक से समझ लेंगे, रिवाइज कर लेंगे, इसको इम्पॉर्टेंट है ये सब, रिपोर्ट के बारे ही में पूछा जाता है, करंट अफेयर्स। तो यही आप बोले ना सर करंट, तो करंट इन्हीं से आएगा, बस जो लेटेस्ट वैल्यू होगा इकोनॉमिक सर्वे से उसको आपको देख लेना है। तो इसको देख लेंगे, आज यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट में हम टॉपिक शुरू करेंगे डेवलपमेंट ऑफ बिहार। नेक्स्ट टॉपिक जो होगा हमारा बिहार पर, बिहार का डेवलपमेंट के बारे में नेक्स्ट